हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर का रिवीजन कराने जा रही हूँ। देखो, ये चैप्टर जो है ना काफी आसान है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो क्विकली मैं आपको पहले बता दूं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी आपको, बेसिक ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बेसिक मतलब क्या है, ये मैं आपको इसमें समझाऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस इंटीग्रेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या रोल है, और उसमें हम एक पढ़ेंगे मैकिन्से 7S मॉडल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। फिर मैं बताऊंगी आपको कि स्ट्रक्चर, कल्चर और स्ट्रेटेजी के बेसिस पे परफॉर्मेंस में कैसे इफेक्ट आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट आता है कल्चर, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। फिर मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ बताऊंगी कुछ, और उसमें कुछ हम और चीजें भी देख लेंगे। फिर बिहेवियरल एक्सपेक्ट्स बताएंगे कि 3 फैक्टर के बेसिस पे कैसे बिहेवियरल एक्सपेक्ट होते हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉर्पोरेट फेलियर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पार्ट आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, बाकी सारा पार्ट का रहेगा थ्योरेटिकल रहेगा। कॉर्पोरेट फेलियर में हम टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर देखेंगे, कॉर्पोरेट फेलियर का मतलब देखेंगे, एंड कुछ इसमें मॉडल्स भी देखेंगे। तो अल्टीमेटली हम इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट टॉपिक समझाती हूँ, वो है बेसिक ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेसिक ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या मतलब है। तो देखो, क्या वर्ड है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये आपका टॉपिक है पूरा। अब देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है 2 वर्ड्स का मेल है। क्या 2 वर्ड्स इसमें कंबाइंड है, एक तो क्या है स्ट्रेटेजी, और दूसरा हो गया क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेटेजी क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। स्ट्रेटेजी का मतलब है पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज। इट इज लाइक अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज जो कि हेल्प करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। और आपको ये क्यों इंप्रूव करनी है, क्योंकि आपको अचीव करना है कि अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजी क्या हो गई, पैटर्न ऑफ एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू अचीव गोल या ऑब्जेक्टिव। अब इसका मतलब क्या। देखो, अब आप ऐसे समझो कि जैसे आप सीए स्टूडेंट हो, ठीक है, एंड अब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उससे पहले आपको स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि आपको कितने दिन में जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पहले क्या पढ़ना चाहिए, पूरा शेड्यूल वगैरह आपको दिया जाता है। आपको सब बताया जाता है कि आपको अपने जो दिन के 24 आवर्स है कैसे मैनेज करने हैं, इसमें आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। तो वो क्या होगा, पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज। ये आप सब आपको क्यों बताया जाता है, जिससे आपकी हेल्प हो, क्या अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओ। आप हेल्प, आपके लिए हेल्प करी जाती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओ, इसलिए आपकी हेल्प की जाती है। और आप परफॉर्मेंस इंप्रूव क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको सीए बनना है। तो आपको क्या अचीव करना है, अपना गोल या ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होगा, इट इज अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटी जो कि हेल्प करता है टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू अचीव गोल या ऑब्जेक्टिव। तो ये तो था स्ट्रेटेजी। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये क्या होता है। तो देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना, वो 4 तरीके से डिपेंड होता है। मतलब बेसिकली ये बेसिस होता है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें आप 4 काम करते हो। अब आप क्या क्या करते हो वो समझो। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप स्टैब्लिश करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टैब्लिश कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का क्या मतलब होता है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा, 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया अपने सेंटर्स। जैसे आपने एक बना दिया कॉस्ट सेंटर, एक आपने बना दिया रेवेन्यू सेंटर, एक प्रॉफिट सेंटर और एक असेट या इन्वेस्टमेंट सेंटर। आपने इस तरह के 4 सेंटर्स बना दिए। अब सारे सेंटर जो है ना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कॉस्ट सेंटर है, वो कॉस्ट को मैनेज कर मिनिमाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए होगा। प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए होगा। और एसेट इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है रिटर्न्स वगैरह देने में होगा और एसेट्स को कैसे आप अच्छे से वैल्यू कर सकते हो, इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कौन कौन सी एसेट रिक्वायर्ड वगैरह इस तरह के वो डिसीजंस लेगा। तो बेसिकली मैंने क्या करा, हर जगह हर सेंटर पे एक एक बंदा हाईली रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि इस सेंटर में कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपसे बात करेंगे और आपको सारी डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, स्टैब्लिश कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब उसके बाद क्या करूंगी, मैं सेट करूंगी क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करूंगी। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज पिछली साल जो है मेरी कॉस्ट जो है 50 लाख आ रही थी, तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटअप कर दिया। मैंने बोला कि इस बार कॉस्ट जो है 30 लाख पर लेकर आओ। कॉस्ट कितनी लेके आनी है आपको, 30 लाख लेनी है, मतलब कॉस्ट आपको डिक्रीज करनी है। तो कॉस्ट सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, 30 लाख कॉस्ट करनी है, कैसे ना कैसे करके 30 लाख या उससे कम ही करनी है तो बेटर रहेगा। रेवेन्यू सेंटर के लिए क्या मैंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट किया, मैंने बोला कि पिछली बार 1 करोड़ का रेवेन्यू होता है, इस बार कुछ ऐसा करो कमाल कि 2 करोड़ का रेवेन्यू हो जाए। तो रेवेन्यू सेंटर के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्या सेट कर दिया, 2 करोड़। इस तरह से मैं क्या करूंगी, सेंटर वाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट कर दूंगी। मैंने स्टैब्लिश कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, मैंने पर्टिकुलर सेंटर वाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी सेटअप कर दिए। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, रिव्यू करूंगी परफॉर्मेंस पीरियडिकली। वो मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, ईयर एंड भी हो सकता है, वो मैं उसको रिव्यू करूंगी। अब उसको रिव्यू हम कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगी, रिव्यू करूंगी पीरियडिकली, रिव्यू परफॉर्मेंस पीरियडिकली।
और लास्ट में मैं क्या करूंगी, इस्टेब्लिश करूंगी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। मतलब क्या, मैं कुछ मेजर्स लगाऊंगी जो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। आगे अपकमिंग टॉपिक्स में आपको समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मेजर्स क्या होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे रिव्यू करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस्टेब्लिश करेंगे हम क्या, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम्स। ये होता है आपका पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो देखो बेसिकली मैंने क्या बताया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें 4 चीजें होंगी। सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश करो, जैसे मैंने बताया आपको 4 हमने सेटअप किए। फिर मैंने क्या करूँ, उनके लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। फिर मैं क्या करूंगी, उनकी परफॉर्मेंस पीरियडिकली देखूंगी एंड एस्टैब्लिश करूंगी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। तो इन अ नटशल अब मैं कह सकती हूँ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में कि इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी आपकी कितनी इफेक्टिव होगी, आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, मतलब आपकी प्लानिंग वगैरह जो है कैसी है, कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होगी वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो कितनी एफिशिएंट है। देखो ऐसे समझो कि आपकी स्ट्रेटजी जो है इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड होगी, आपकी एफिशिएंसी पे। मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्लानिंग कितनी एफिशिएंट है, आपने प्लानिंग कैसी करी थी, आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है वो डिपेंड करेगा आपने तैयारी कैसे करी थी। अब तैयारी कहाँ से करोगे, आप तैयारी करोगे किसी रिसोर्सेज से। मतलब देखो मार्केट में मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है, मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल है, तो आपने किसके रिसोर्स रेफर किए, किस टीचर से आपने पढ़ाई की, उसके बेसिस पे प्लानिंग करोगे, क्योंकि वही तो आपको गाइडेंस वगैरह देते हैं, ठीक है, उन्हीं की तो आप सुनते हो, तो आपने उनके बेसिस पे प्लानिंग करी और उसी से आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इफेक्टिवनेस डिपेंड है एफिशिएंसी पे एंड एफिशिएंसी डिपेंड है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग पे। मतलब क्या कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होगी डिपेंड करेगा आपने प्लानिंग कितनी एफिशिएंट करी है, और प्लानिंग जो है डिपेंड करेगी आपने इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग क्या करी है। आपने इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग आपका क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है प्लानिंग के लिए। तो वही लिखा हुआ है, इट मींस इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड द इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो मतलब आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है वो डिपेंड करेगा आपने प्लानिंग कैसी करी थी, और प्लानिंग के बेसिस पे आप प्लानिंग किस बेस पे करोगे, अपने रिसोर्सेज वगैरह कौन से रेफर किए थे, क्योंकि वही आपको गाइडेंस देंगे, वही आपकी स्ट्रेटजी वगैरह बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। तो ये होता है क्या, सारा स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली होता है। अब इसमें एक मैंने स्पेशल पॉइंट ये डाला हुआ है, इसको समझो कि मान के चलो आपका जो बिजनेस है, सपोज आपकी कंपनी है एएस लिमिटेड, ठीक है, एएस लिमिटेड आपकी कंपनी है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आपने अपनी इंक्रीज करी। आपने क्या करा, आप करते हो ना रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम लगता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल प्रोसेस बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी साइकिल जो टाइम है ना उसको आपको एफिशिएंट बनाना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करनी है। तो सपोज आपका बेंचमार्क था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 10% से ऊपर है तो आपका ऑपरेशन जो है इफेक्टिव है, अदरवाइज एफिशिएंट है, अदरवाइज नहीं है। तो आपकी एमसीई क्या है, एफिशिएंट है, अदरवाइज नहीं है। सपोज आपकी एमसीई आ रही है 30%, करंट ऑपरेशंस में आपकी एमसीई कितनी आ रही है 30%, मतलब आपकी एमसीई क्या एफिशिएंट है, मतलब आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो गई है। पहले 10% थी, अब आपका बेंचमार्क भी 10% था, लेकिन अब कितनी हो गई, 30% हो गई, तो ये एफिशिएंट है। लेकिन मान के चलो आपने क्या करा, आपकी एमसीई एफिशिएंट है, मतलब आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन आपने क्या करा, मार्केटिंग वगैरह पे ज्यादा खर्चा कर रखा है, तो जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है खराब हो गई, मतलब आपका प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो देखो कभी अगर ऐसा हो कि आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हो रही है, बट डजंट लीड टू इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, देन ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि हमारी स्ट्रेटजी वगैरह सही है। नहीं, आपको इस केस में अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको रीथिंक करना पड़ेगा, और अपने इंप्लीमेंट प्लान जो आपके प्लान इंप्लीमेंट आप कर रहे हो ना उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बाय एनी केस इफ इंप्रूव्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डजंट लीड टू इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देन द एग्जीक्यूटिव हैव टू रीथिंक द कंपनीज स्ट्रेटजी और इट्स इंप्लीमेंटेशन प्लान्स। ये सारा मैंने इसमें बताया था। तो ये था आपका क्या, बेसिक ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप आगे जो है चीज़ें लिंक नहीं कर पाओगे। तो यह था आपका बेसिक, जिसमें स्ट्रेटेजी मैंने बताया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बताया, और इसके मतलब उसमें पूरा कंबाइन करके समझा दिया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्या, रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन बिजनेस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग मैकिन्से 7S मॉडल। अब देखो बिजनेस इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसमें 2 टॉपिक हैं। पहले तो आपको देखना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन बिजनेस इंटीग्रेशन, और एक और टॉपिक पढ़ने का मैकिन्से 7S। तो पहले मैं आपको इसमें समझाती हूँ बिजनेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आपको मतलब पता होगा तभी तो आप इसका रोल समझ पाओगे, तभी तो मैकिन्से 7S समझ पाओगे। तो देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, बिजनेस इंटीग्रेशन आपको पहले समझा रही हूँ। बिजनेस इंटीग्रेशन, बिजनेस इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, देखो इसमें क्या बोलते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, यही अल्टीमेट एम है आपका। तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, मतलब 2 तरीका क्या मतलब, इसमें 2 चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो इसमें 2 चीजों को याद रखना, 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्या, एक तो हो गया इफेक्टिवनेस और एक हो गया क्या, एफिशिएंसी या एफिशिएंट, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, अब इसका क्या मतलब है इसको समझो।
आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है इफेक्टिव रखनी है, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजी, इफेक्टिवनेस आप किसकी रखोगे, स्ट्रेटेजी की। एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो आपकी स्ट्रेटेजी जो है इफेक्टिव होनी चाहिए वाइल मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करो। एफिशिएंट यूज करने का क्या मतलब होता है, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करो और अपनी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव रखो, तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे। वही बोलते हैं बिजनेस इंटीग्रेशन। अब इसका वर्ड इंटीग्रेशन क्यों है इसको समझो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो रिसोर्सेज है ना जिनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे उनका जो मिक्सअप है वो आपको अच्छे से यूज करना है, मतलब उनको इंटीग्रेट करके आपको यूज करना है। अब रिसोर्सेज कौन कौन से, तो इसमें 4 तरीके के रिसोर्सेज आपको बताएं, और यूजुअली कंपनी में भी क्या होता है 4 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से, एक तो पीपल जो मतलब ह्यूमंस वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया स्ट्रेटेजी, फिर आ गया आपके ऑपरेशंस, और लास्ट आएगा आपका क्या, टेक्नोलॉजी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चारों रिसोर्सेज जो होते हैं ना काफ़ी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको इनका करना चाहिए, और सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका जब कॉम्बिनेशन आप अच्छे से यूज़ करोगे ना, मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे, तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, इफेक्टिवली अपनी स्ट्रेटेजी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इन चारों रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करोगे ना, तो आपके संग एक हेल्प और होगी, आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर ही लोगे, पर आप प्रॉब्लम ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन जो है ना उससे भी ओवरकम कर लोगे। सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम से भी क्या करोगे, ओवरकम कर लोगे। अब देखो सब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल लेके समझा देती हूँ, तो थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सब ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब, जैसे मान के चलो कि कंपनी है कोई, उसमें मल्टीपल लोग काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे मेरी कंपनी है एएस लिमिटेड, तो उसमें मैं काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो, सपोज आपको मैंने हायर कर लिया, आप भी काम कर रहे हो, तो आपके अपने इंडिविजुअल गोल्स होंगे, मेरे अपने इंडिविजुअल गोल्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर अपने इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस करते रहेंगे तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजी अच्छी से रखें, ऑपरेशन अच्छे से बनाएं और टेक्नोलॉजी वगैरह ढंग से यूज करें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, पीपल वगैरह को, अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें, तो ही हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम से भी ओवरकम करने में कौन हेल्प करता है, बिजनेस इंटीग्रेशन। इसके संग एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान के चलो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आप क्या करते हो, पुश अप्रोच फॉलो करते हो। पुश अप्रोच मैंने क्या बताया था, याद करो, कि जहाँ पे आप कस्टमर की डिमांड वगैरह नहीं देखते, जस्ट आप प्रोडक्शन करते रहते हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर की डिमांड कितनी है, मार्केट रिक्वायरमेंट कितनी है, आप जस्ट प्रोडक्शन करते रहते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने स्ट्रेटेजी सही से यूज नहीं करी, स्ट्रेटेजी सही से नहीं बनाई, जिससे आपका ऑपरेशन जो है खराब हो रहे हैं, तो आप ढंग से अपने रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप बिजनेस इंटीग्रेशन करोगे, आप इन चारों रिसोर्सेज को ढंग से यूज करोगे, तो आपका क्या होगा, आपका ओवर प्रोडक्शन होने से बच जाएगा। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग जो करोगे ना, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट या डिमांड वगैरह देख के ही करोगे। तो इस तरीके से आप चारों रिसोर्सेज को ढंग से यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक तो अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम से भी क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। तो वही सब मैंने इसमें बताया है। तो क्या बताया मैंने, बिजनेस इंटीग्रेशन, इट हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से, पीपल, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी, 4 रिसोर्सेज है जिनको आप इंटीग्रेट करके आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हो। इसके संग संग और उसको क्या हेल्प करेगा, अपनी प्रॉब्लम सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम से ओवरकम करने में भी हेल्प करेगा। तो देखो मैंने अभी तक इतना सा जो पढ़ाया ना, ये 3 लाइन मैंने आपको बताई, तो उसमें मैंने रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया, मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आप कैसे कर सकते हो आपको पता लगा। लेकिन इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तो इफेक्टिवनेस के लिए कौन बताते हैं आपको, मैकिन्से 7S। अब मैकिन्से 7S पूरी बात ही किसकी करेगा, इफेक्टिवनेस की। तो इसलिए मैंने इसमें फर्स्ट लाइन भी क्या लिखी है, इट डिपिक्ट्स हाउ द इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके बारे में बोलेगा, इफेक्टिवनेस कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर सकते हो, इसके बारे में मैकिन्से 7S बताएगा। तो अब समझो, मैंने आपको बिजनेस इंटीग्रेशन समझाया, मैं आपको समझाती हूँ मैकिन्से 7S। मैकिन्से 7S मॉडल क्या होता है, देखो इसको मैकिन्से 7S क्यों बोलते हैं, 7 मैकिन्से तो एक बंदा है उसने दिया, 7S का क्या मतलब है, 7S का क्या मतलब है, ये 7 वर्ड्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं जो कि सब स्टार्ट होते हैं एस से, तो इसलिए क्या बन गया मैकिन्से 7S मॉडल। ये क्या है, 7 एलिमेंट्स है बेसिकली, 7S मीन 7 एलिमेंट्स। अब इन सब में क्या स्पेशलिटी होती है कि सारे एलिमेंट्स जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब क्या कि अगर एक भी एलिमेंट में कोई दिक्कत हुई तो सारे एलिमेंट जो है खराब होते चले जाएंगे। मतलब अगर एक भी एलिमेंट वीक हुआ तो सारे एलिमेंट्स वीक हो जाएंगे। देखो अभी जब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, आप खुद ये रियलाइज करोगे, खुद फील करोगे कि वाकई अगर एक में गलती हो गई ना तो सारे गलत होते चले जाएंगे। तो इन 7 एलिमेंट्स को बेसिकली एलोकेट कैसे किया हुआ है पहले वो समझो। तो इन 7 एलिमेंट्स को 2 तरीके से एलोकेशन किया हुआ है। एक तो 3 डाले किसमें, हार्ड एरिया में, और 4 डाले सॉफ्ट एरिया में, 4 डाले सॉफ्ट एरिया में। ये 7 एलिमेंट्स का एलोकेशन कैसे किया हुआ है, 3 तो डाले हार्ड एरिया में
और 4 डालें सॉफ्ट एरिया में। अब हार्ड एरिया सॉफ्ट एरिया क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो हार्ड एरिया का क्या मतलब है, पहले हम हार्ड एरिया डिस्कस करते हैं फिर हम सॉफ्ट एरिया डिस्कस करेंगे। हार्ड एरिया का मतलब वो एरिया जो कि इजीली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट है। देखो नाम इसका हार्ड है लेकिन इजीली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस हो जाता है। बेसिकली नारियल का काम करता है कि बाहर से हार्ड दिखता है पर अंदर से सॉफ्ट होता है। मतलब क्या कि क्या करता है, इजीली आइडेंटिफाइड होता है एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट। एंड इन्फ्लुएंस किससे हो जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट, इजीली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट। अब देखो कौन कौन से आपको हार्ड एरिया दिए हुए हैं, आपको बेसिकली 3 हार्ड एरिया दिए हुए हैं। अभी तक पहले मैंने जो पढ़ा है आपको एक बार वो रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इट डिपिक्ट्स हाउ द इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ 7 हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। 7 मतलब टोटल एलिमेंट्स है हार्ड और सॉफ्ट मिक्स करके। अब ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब अगर एक भी एरिया में दिक्कत हुई तो सब में दिक्कत हो जाएगी, अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो वीगन। अब मैंने इसमें एक स्पेशल चीज़ और दी है कि जो सारे एलिमेंट्स है ना 7 एलिमेंट्स, ये जो सारे 7 एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक एरिया आएगा, एक एलिमेंट आएगा शेयर्ड वैल्यूज, जो कि कवर का होता है सॉफ्ट एरिया में। वो क्या होता है, बहुत कोर होता है। मतलब शेयर्ड वैल्यूज बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिकली अभी मान लो ये बीच में होता है शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है। तो ये भी इससे लिंक्ड है, ये भी इससे लिंक्ड है। ऑल्दो शेयर्ड वैल्यूज पार्ट सॉफ्ट एरिया का ही है, पर एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से बीच का एलिमेंट हो गया, मतलब कोर एलिमेंट हो गया, जिससे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिंक, ज्यादातर लिंक होते हैं। मतलब बेसिकली डिपेंड करेंगे सारे एलिमेंट इस पे। तो आप इतना याद रखना कि शेयर्ड वैल्यू इज द कोर एलिमेंट, ऑल्दो सारे एलिमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना याद रखना क्योंकि इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। अब देखो आगे मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 हार्ड एरिया, जिसमें मैंने क्या लिखा है, इजीली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई भी कर सकते हो इजीली और इन्फ्लुएंस किससे हो जाएंगे, मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैंने 3 हार्ड एरिया क्या क्या बताया इसको समझो। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रहेगी एंड इट इज अवेलेबल विद द सेट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ना उसके बेसिस पे आपकी क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक रहेगी। मतलब क्या, जैसे देखो कोई कंपनी है जैसे मैकडी है, वो कॉस्ट लीडरशिप यूज करती है, हो सकता है कोई कंपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यूज करती है, तो इट डिपेंड्स एंटिटी टू एंटिटी, स्पेसिफिक रहेगी। देखो स्ट्रेटेजी वैसे तो क्या है, कोर एलिमेंट नहीं है क्योंकि कोर एलिमेंट के शेयर्ड वैल्यूज, लेकिन स्ट्रेटेजी में एक खासियत है कि अगर ये बाकी एलिमेंट्स के संग मिक्स हो जाए ना तो ये एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। देखो ऐसे समझो कि स्ट्रेटेजी सपोज आपकी किसी के एलिमेंट के संग मिल गई तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको क्या देगी, एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। मतलब ये आपको दिखाएगी कि आपकी स्ट्रेटेजी जो कितनी इफेक्टिव थी कितनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमको इफेक्टिवनेस को अचीव करना है। तो ये सारी हमें इफेक्टिवनेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के बारे में ये लिखा हुआ है मैंने, स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल विद अवेलेबल सेट ऑफ रिसोर्सेज, इट इज नॉट अ कोर एलिमेंट, रेदर इट प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट्स व्हेन अलाइन्ड विद अदर एलिमेंट्स। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये आपको बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की किस अकॉर्डिंग चलती है एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल किस अकॉर्डिंग होता है। देखो बेसिकली क्या होता था ना, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा, कि पहले के ज़माने में ना इतना जो है इन्वायरमेंट इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। तो पहले के ज़माने में काफ़ी नॉर्मल बिजनेसेस हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। लेकिन अब जो है वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बदलने लग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मार्केट में होने लग गए हैं, तो बहुत तरह तरह के स्ट्रक्चर्स आने लग गए हैं। तो अब आप इसमें तरह तरह के स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की चलती है, उसी के बेसिस पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फोकस करता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की पे एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल पे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं वो आपको बताए हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब हो गया सोल प्रोपराइटर, जो छोटी मोटी दुकानें होती है वो। इसमें क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट जो है वो ओनर भी है मैनेजर भी है। अब जैसे सोल प्रोपराइटर है, जैसे कोई भी सोल प्रोपराइटर फर्म है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ओनर भी वही है, मैनेज भी वही कर रहा है, सारी चीज़ें भी वही देख रहा है, मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन सब कुछ वो देख रहा है। तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो मतलब मैनेजमेंट है ना, वही ओनर है मैनेजर है, सब कुछ वही है। तो ये होता है क्या, सोल प्रोपराइटर बेसिकली। लाइन मिलिट्री स्केलर टाइप का क्या मतलब होता है, जो कि होता था ना टॉप टू बॉटम अप्रोच, जो मेनली होता है कि सीनियर होगा फिर जूनियर, फिर सीनियर होगा फिर उससे जूनियर होगा फिर उससे जूनियर होगा, इस तरह का जो टॉप टू बॉटम हिरार्की होता है वो होता है लाइन, एक लाइन में जैसे चला आ रहा हो वो मिलिट्री स्केलर टाइप। फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करा, देखो फंक्शनल को समझो। फंक्शनल का मतलब क्या करा आपने, पोजीशन के बेसिस पे आपने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एक्सपर्टीज स्किल्स एंड वर्क एक्टिविटीज, एक्सपर्टीज कह लो, स्किल्स कह लो एंड वर्क एक्टिविटी कह लो, आपने इसके बेसिस पे क्या करा, पोजीशन को यूनिट्स में बना दिया। जैसे देखो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्टारबक्स है, ठीक है, स्टारबक्स है, इस पे आपने क्या करा, अलग अलग यूनिट्स बना दी।
जैसे मार्केटिंग की अलग यूनिट बना दी, ऑपरेशंस की अलग बना दी और फाइनेंस की अलग बना दी। मतलब आपने देखा कि सेम सिमिलरिटी किसमें है, स्किल्स सेम किसकी हैं या एक्सपर्टीज किसमें है, किस किस की लोगों की क्या क्या एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा, एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और इन डिपार्टमेंट को आपने बेस्ड ऑन द यूनिट्स आपने क्या करा, इसमें पोजीशन के बेसिस पे आपने क्या करा, इनको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कौन होगी, डिसीजन मेकिंग स्टारबक्स की होगी, लेकिन आपने क्या करा, पोजीशन के बेसिस पे आपने क्या करा, यूनिट्स डिफाइन कर दी, यूनिट्स बना के रख दी, तो ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल क्या होता है, अब देखो डिविजनल के लिए समझाती हूँ। डिविजनल में क्या होगा, डिविजनल में देखो जैसे मान के चलो यूनिलेवर है, ठीक है, यूनिलेवर क्या करेगी, यूनिलेवर क्या करती है, तीन तरह के जो डिपार्टमेंट्स उनमें इंडल्ज रहती है। कैसे, यूनिलेवर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ठीक है, ये होम केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ये फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट के भी बनाती है, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट के। ये तीनों तरह के प्रोडक्ट्स में जो है मतलब मर्ज है, तीनों तरह के एरियाज देखते हैं। तो जिसमें अल्टीमेट लेवल जो है ना, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किस पे होती है, यूनिलेवर पे होती है। लेकिन इसने क्या करा, तीनों जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बना दी, मतलब तीनों जो है बिजनेस अलग अलग है, इनका एक दूसरे से कोई ऐसा इंडल्ज नहीं होते, एक दूसरे में मर्ज नहीं होते, कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन अल्टीमेट नाम किसका है, यूनिलेवर का है। अल्टीमेट नाम किसका आएगा, यूनिलेवर का आएगा, कि यूनिलेवर के प्रोडक्ट्स हैं, यूनिलेवर इनको मतलब मार्केट वगैरह करती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है। लेकिन उन्होंने क्या करा कि पोजीशन के बेसिस पे उन्होंने क्या करा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट उन्होंने बना दी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस और ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसमें इन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या करा, अलग अलग डिविजन्स बना दिए और उनको नाम क्या दे दिया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो इसलिए कहाँ पे आ जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि जहाँ पे आप बिजनेस जो है डाइवर्सिफाई कर दोगे तीन बेस से, कैसे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, और उस डिवीजन को क्या बोल दोगे, हर डिवीजन को बोल दोगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्यों बोलेंगे, अब देखो इनका मार्केटिंग अलग होगा, ऑपरेशन अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, ऐसे होम केयर का अलग होगा, पर्सनल फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट का अलग होगा। तो सब अपने अपने आप में क्या बन गए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बन गए, लेकिन इन सबको कौन मैनेज कर रहा है, यूनिलेवर ही अल्टीमेटली मैनेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेट होता है डिविजनल का। ये मतलब डिविजनल में तो आपने क्या करा, डिवीजन वाइज ऐसे एलोकेट कर दिए। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे P&G है, ठीक है, P&G कंपनी है, तो वो क्या करती है, वो डिटर्जेंट भी बनाती है, ठीक है, और क्या करती है, वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, डिटर्जेंट भी बनाती है और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो आपने क्या करा, इसकी मार्केटिंग टीम अलग कर दी, ऑपरेशंस टीम अलग कर दी, फाइनेंस टीम अलग कर दी। तो ऑल्दो ये सेम है डिविजनल के, पर इसमें आपने क्या करा, हॉरिजॉन्टल सेट आपने कर दिया, हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इनटू अ हायरार्किकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बेसिकली आपने इस तरह से मैट्रिक्स बना दी। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि एक आपकी कंपनी है जो कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बनाती है, क्या करती है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बनाती है। तो आपने उसमें क्या करा कि सॉफ्टवेयर वाइज अलग अलग टीम बना दी। जैसे मान के चलो कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसकी टीम आपने अलग बना दी कि प्रोग्राम टेस्टिंग अलग होगी, उसकी टेस्टिंग टीम अलग, रनिंग टीम अलग, बिल्ड टीम अलग, और सारी अलग, मतलब उसकी एक अलग टीम बना दी। ऐसी एक अलग सॉफ्टवेयर है बी, उसकी अलग टीम बना दी। तो आपने क्या करा, प्रोजेक्ट के बेसिस पे अलग अलग उसका क्या करा, टीम डिवाइडेशन कर दिया। डिफरेंट सब डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए आपने क्या करा, डिफरेंट सब डिपार्टमेंट बना दिए। हाईली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये डिपेंड करेगा किसमें, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिया। फिर लास्ट आता है नेटवर्क, वर्चुअल या हॉलो। देखो ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें एक वर्ड लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है ना, टॉपिक है, हम आगे पूरा पढ़ेंगे। अब इसका मतलब समझना, इसका मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। नेटवर्क, वर्चुअल या हॉलो, नेटवर्क, वर्चुअल या हॉलो, इसका क्या मतलब है, इसको समझो। जैसे देखो उबर है, ठीक है, उबर आप सब जानते हो कैब सर्विसेज वगैरह देता है। तो उबर क्या करता है, आपको सर्विसेज देता है कैब, मोटर राइड्स वगैरह की। तो देखो उबर में क्या होता है, अभी मैं आपको कैब का एग्जांपल ही लेके बताती हूँ कि उबर पे आप बुक करते हो। तो उबर क्या एक ऐप है, क्या ये एक ऐप है, इसका कोई फिजिकल प्रीमाइसेस नहीं है। इसका ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस उबर की से गाड़ी मंगानी है तो आपको कहीं जाके पहले बुक करना पड़ेगा, कहीं आपको इसके प्रीमाइसेस पे जाना पड़ेगा, कोई ऑफिस वगैरह में नहीं। आप अपने फोन में ऐप खोलो और वहां से बुक कर दो, गाड़ी आपके पास आ जाएगी। तो ये उबर क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। कैसे कि उबर क्या कर रहा है, आपको गाड़ी की सर्विस दे रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप राइडर हो, आप गाड़ी में बैठोगे, ड्राइवर कोई और है, गाड़ी किसी और के, लेकिन नाम किसका हो रहा है, उबर का हो रहा है। सर्विस अल्टीमेटली कौन दे रहा है, उबर दे रहा है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज और बताई कि ये वर्क किस पे करता है, असेट लाइट मॉडल पे। अब इसका क्या मतलब कि पहली बात तो ये कि कोई इसका फिजिकल प्रीमाइसेस नहीं होता, सब ऐप के थ्रू चलता है, थ्रू रिमोट चलता है, ठीक है, एंड रिमोटली थ्रू आईटी रिमोटली चलता है। अब असेट लाइट मॉडल का क्या मतलब हो गया कि पहला तो कोई फिजिकल प्रीमाइसेस नहीं, दूसरा ये देखो कि उबर एक्चुअल में सर्विस कौन दे रहा है, उबर। पर क्या गाड़ी उबर की होती है, जो ड्राइवर्स वगैरह गाड़ी लाते हैं क्या वो उबर की होती है, वो उबर की नहीं होती, उन ड्राइवर्स की होती है। और कभी कभी तो उन ड्राइवर की भी नहीं होती, किसी और ओनर की होती है, वो ड्राइवर भी रेंट पे लेते हैं, पर वो तो उनकी पर्सनल स्टोरी है। बेसिकली ये उबर की गाड़ी नहीं होती। तो देखो कितना जबरदस्त काम है कि गाड़ी किसी और की,
चला भी कोई और रहा है, लेकिन नाम किसका हो रहा है, उबर का, और सर्विस भी कौन दे रहा है, उबर, और चार्ज भी कौन कर रहा है, उबर कर रहा है, और अपने अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन भी कौन कर रहा है, उबर कर रहा है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क वर्चुअल हॉल। और ये कितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है कि देखो उबर क्या कर रहा है, पहले इन ड्राइवर्स वगैरह से कनेक्शन बना रहे हैं और उसके बाद राइडर्स वगैरह से कनेक्शन बना रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा काउंटिंग वगैरह करने में बहुत दिक्कतें भी आती हैं। और इसलिए इसको असेट लाइट मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें खुद का कोई फिजिकल प्रीमाइसेस नहीं है, ना खुद की कोई एसेट है, लेकिन सर्विसेज कौन दे रहा है, बेसिकली उबर दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो नेटवर्क वर्चुअल हॉलो स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर दैट वर्क ऑन एसेट लाइट मॉडल दैट हैज लिटिल और नो फिजिकल प्रीमाइसेस, बट एम्प्लॉई एंड मैनेजर्स वर्क रिमोटली थ्रू व्हाट, आईटी से वो कनेक्टेड है। तो ये होता है आपका क्या स्ट्रक्चर, मल्टीपल तरह के स्ट्रक्चर थे जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के बारे में बताएंगे, डिसीजन मेकिंग मॉडल के बारे में बताएंगे। अब लास्ट हार्ड एरिया आता है आपका क्या, सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब, कि जो प्रोसेस या डे टू डे एक्टिविटी है, जो प्रोसेस ऑपरेशन प्रोसेस वाली हो गई, या डे टू डे एक्टिविटीज जो आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली मैंने हार्ड एरिया क्या बताया, जो कि इजीली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट है, कल्चर नहीं मैनेजमेंट, याद रखना, इजीली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट है हार्ड एरिया, जिसमें मैंने क्या बताया, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और आपका सिस्टम। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, सॉफ्ट एरिया। देखो सॉफ्ट एरिया क्या होता है, सॉफ्ट एरिया रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हार्ड एरिया। ठीक है, नाम के पास अपोजिट है, इतना याद रखना, रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। एंड ये इन्फ्लुएंस किससे होगा, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब 4 तरीके के आपको सॉफ्ट एरिया दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्टाइल। स्टाइल का क्या मतलब है, इसको समझो। देखो मैनेजमेंट का क्या स्टाइल होना चाहिए, मैनेजमेंट में आपका मैनेजर जो है उसका क्या स्टाइल होना चाहिए, मतलब उसकी लीडरशिप स्टाइल जो है कैसी होनी चाहिए, इसको समझो। जैसे देखो कोई कंपनी है जहाँ मैनेजर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सिर्फ काम की बात करता है, काम से मतलब रखता है, उसको कोई और मतलब नहीं, वो काफ़ी रूड है और हमेशा आपको जो है डांटता ही रहता है, हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप क्या रहोगे, डीमोटिवेटेड रहोगे, और एक टाइम के बाद आप जाके उसको छोड़ भी दोगे, आप उस कंपनी को ही छोड़ दोगे। तो मैनेजमेंट का स्टाइल हमेशा कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि कस्टमर वो एम्प्लॉइज जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हो, और एम्प्लॉई क्या है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्टिविटी करें, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, उसके बेसिस पे उनका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। तो स्टाइल क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल प्रिवेलेंट इन कंपनी दैट डिसाइड द लेवल ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जो कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करेगा, एंड सेटिस्फैक्शन इंक्लूडिंग लीडरशिप स्टाइल। इसलिए बोला हुआ है कि मैनेजमेंट जो है ना उसका स्टाइल इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखे, तभी एम्प्लॉय की क्या आएगी, प्रोडक्टिविटी वगैरह आएगी, मतलब उसकी लीडरशिप वगैरह इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टाफ। ये तो आपने मैनेजर की बोल दिया, अब आप अपने ऊपर भी बोलो, स्टाफ कैसा होना चाहिए। जब आप पीपल की बात करोगे, स्टाफ का मतलब क्या हो गया, पीपल योर ह्यूमन रिसोर्स, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कैसे होने चाहिए, इंटेलेक्ट होने चाहिए, ये इंटेलेक्ट मतलब कि होशियार होने चाहिए, ये हार्ड वर्किंग होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, और इनकी क्या हो, वर्कोहॉलिक बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे लोग जो है ज़्यादा अच्छे से जो है काम कर सकते हैं, इस तरह के स्टाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, तो इस तरह का स्टाफ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है स्किल। स्किल का क्या मतलब है कि सपोज आपकी जो कंपनी है ना वो सेल्स एंड मार्केटिंग की है, ठीक है, आपकी कंपनी का काम क्या है कि मेजरली सेल्स एंड मार्केटिंग करना, लेकिन आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं कि जो ज़्यादा कस्टमर्स नहीं ला पाते, जो ज़्यादा कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, ज़्यादा कस्टमर नहीं ला पाते। तो आपने देखा कि हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उनके अंदर ये स्किल की कमी है, तो फिर आप क्या करोगे, या तो उनके अंदर स्किल ये डेवलप करो, और अगर नहीं हो पा रहा तो आप उनकी जगह क्या करो, इस तरह की एम्प्लॉइज लाओ जिनके अंदर ये स्किल हो। आपने आइडेंटिफाई करा कि ये स्किल की कमी है, तो आप उस तरह के स्किल वाले एम्प्लॉय बंदे लाओ, या फिर उनके अंदर ही कुछ डेवलपमेंट करो। तो कोर कॉम्पिटेंसी एंड एनालाइजिंग स्किल गैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कंप्लीट द टास्क, आप एक तरह से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ये दिया है और आपको एक स्किल वाला एग्जांपल और बता दिया, इस तरह से आप स्किल में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये इजीली क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, ये रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहाँ मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर, और लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। शेयर्ड वैल्यूज, देखो शेयर्ड वैल्यूज लास्ट में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। क्यों, क्योंकि इसी से सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, लिंक होंगे। ये क्या करता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ होल्ड करके रखता है, एंड इट इज कोर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि देखो शेयर्ड वैल्यूज का मतलब क्या होगा, अल्टीमेट गोल। जैसे आपका गोल क्या है कि आपको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो आप स्ट्रेटेजी भी उस अकॉर्डिंग बनाओगे, स्ट्रक्चर भी उस अकॉर्डिंग मेंटेन करोगे, सिस्टम उस अकॉर्डिंग यूज करोगे, स्टाइल उस अकॉर्डिंग यूज करोगे, स्टाफ उस अकॉर्डिंग हायर करोगे, आप स्किल भी उस अकॉर्डिंग रखोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है ना वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो शेयर्ड वैल्यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको मिलाकर रखता है, ठीक है, एंड प्लस इट इज कोर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो ये था पूरा आपका 7S एलिमेंट। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिपीटेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेटर रहेगा आप इसको अच्छे से याद करो। फिर लास्ट ये जो है ना, इसका ये बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये क्या मैंने बताया है,
कि आपको 7S इंप्लीमेंट करना है या चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो चेंज एजेंट्स जो है खुद ही इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैकिन्से 7S मॉडल, बाय यूजिंग अ टॉप टू बॉटम अप्रोच। आप टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाओ, मतलब सीनियर फिर उससे लोअर वाला ये बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच आप अप्लाई करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 7S इंप्लीमेंट करना है या तो खुद इंटरनल चेंज एजेंट्स देखो कि कौन कौन के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, बाहर से किसी को बुलाओ और उसको बोलो कि आप बताओ कि हमें इसमें क्या क्या चेंजेस कर लेने चाहिए। तो ये बिल्कुल फालतू है, ये हार्डली पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा उसको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है कि रोल ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग मैकिन्से 7S, जिसमें पहले मैंने आपको बिजनेस इंटीग्रेशन समझाया डिटेल में, फिर मैंने आपको बताया मैकिन्से 7S मॉडल। अब मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ चैप्टर के, वो है इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कल्चर स्ट्रेटेजी ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब इसको समझो, देखो क्या है कि दो बिजनेस हैं, ठीक है, मतलब सेम इंडस्ट्री है, सेम बिजनेस है, सेम रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अलग अलग है। देखो ये आप अपने ऊपर एग्जांपल रखो कि आप दोनों, आप मान के चलो दो आप फ्रेंड्स हो, आप सेम लेवल पर हो, ठीक है, और सेम क्या सीए करने के लिए आप बैठे हो, सेम क्या सेम इंडस्ट्री में हो, सीए कर रहे हो, सेम आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, मान के चलो आप हमारे इंस्टीट्यूट के दोनों, आप हमारे इंस्टीट्यूट की बुक्स यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग है। ऐसा क्यों? इसका 3 रीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम आपके ऊपर नहीं बात करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसी के बारे में पढ़ना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि सेम बिजनेस सेम इंडस्ट्री पे सेम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में अलग अलग हो जाता है। क्यों? इसके 3 रीजन होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, एक आता है कल्चर, और लास्ट आता है क्या? स्ट्रेटेजी। स्ट्रक्चर, कल्चर, स्ट्रेटेजी। स्ट्रक्चर की वजह से परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ सकता है, कल्चर की वजह से परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ सकता है, एंड स्ट्रेटेजी की वजह से भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ सकता है। तो स्ट्रक्चर, कल्चर, स्ट्रेटेजी की वजह से कैसे सेम लेवल पे सेम बिजनेस जो कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस में कैसे डिफरेंस आएगा। तो देखो अब मैंने इसमें 2 चीजें बताई कि स्ट्रक्चर से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइज कंट्रोल। इसका मतलब क्या कि जैसे सपोज मैकडी है, ठीक है, एक मैकडी है और एक क्या है? बर्गर किंग, ठीक है। इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं, दोनों के सेम लेवल पर है, सेम इंडस्ट्री में बर्गर बनाते हैं और सेम रिसोर्सेज यूज करते हैं, सेम बंस वगैरह यूज करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। क्यों? पहला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस क्या? सपोज ये पूरे एग्जांपल है, इसको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ऐसे लिंक मत करना, ठीक है। तो सपोज मैकडी क्या करता है, मैकडी क्या करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर विद सेंट्रलाइज कंट्रोल, फंक्शनल स्ट्रक्चर विद सेंट्रलाइज कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि मैकडी ने क्या करा, अपनी जो टीम है ना उसको 3 तरह से डिवाइड कर रखा है। एक तो मार्केटिंग, एक ऑपरेशंस, और लास्ट आ गया क्या? फाइनेंस, ठीक है, जिसमें अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किस पे? टॉप लेवल पर है। अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल लेगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, बेसिकली टॉप लेवल डिसीजन लेगा। लेकिन मैकडी ने क्या करा, अपनी जो ऑपरेशन मतलब अपनी जो टीम है ना वो 3 तरीके से डिवाइड कर दी, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया, मतलब कि अल्टीमेट डिसीजन लेकर टॉप लेवल, और आप मल्टीपल अपनी अपनी जो डिवीजन है उनको मैनेज करो। तो ये क्या हो जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर विद सेंट्रलाइज कंट्रोल, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किस पे? सिर्फ टॉप लेवल पे है। तो ऐसे केस में परफॉर्मेंस क्या रहेगी? अच्छी रहेगी, सही तरीके से कंट्रोल्स वगैरह मैनेज होंगे, परफॉर्मेंस वगैरह सही से मेजर की जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है? परफॉर्मेंस हाईली अच्छी होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली अच्छी होती है। लेकिन मान के चलो बर्गर किंग है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि रियल में ऐसा होता है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो बर्गर किंग में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, मतलब उसमें क्या हुआ, मार्केटिंग जो टीम है वो अपने डिसीजंस ले रही है, ठीक है, फाइनेंस टीम जो है वो अपने डिसीजन ले रही है, और ऑपरेशंस टीम जो है वो अपने डिसीजन ले रही है। तो बेसिकली कंट्रोल जो है ना है नहीं, और डिसीजन जो है सब लेवल पे लिया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है? चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ एरर, फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स वगैरह काफी बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइज कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। तो यही मैंने बताया है, परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा इज कलेक्टेड एट फंक्शनल लेवल पे कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होगा? परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड एट लोअर डाउन इन द हायरार्की। तो यहाँ पे क्या होगा? लोअर डाउन पे इनके पे होगा, जिसमें चांसेस ऑफ फ्रॉड, एरर या मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स बहुत ज्यादा है। तो मतलब इनकी परफॉर्मेंस बर्गर किंग की इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मैकडी की अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो इस तरह से परफॉर्मेंस पे इफेक्ट किसकी वजह से आ जाएगा? स्ट्रक्चर की वजह से। नेक्स्ट आता है कल्चर। इसको समझो, ये काफी आप रिलेट कर पाओगे। देखो कल्चर का क्या मतलब होता है? प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल कल्चर। मतलब कि क्या कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, देखो एक हेल्दियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैं पहले आपको समझाती हूँ कि खराब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर आप हेल्दियर को अच्छे से समझ पाओगे। देखो प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल कल्चर क्या है कि जैसे मान के चलो कोई कंपनी है, कोई फर्म है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, मतलब वहाँ पे पंचुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि नहीं 10 मतलब 10 ही आओ, आप वरना फालतू किसी और के संग टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, लंच में 1.5-2 घंटे कैसे लगा रहे हो, आप वरना एक दूसरे के संग हैंग आउट करने कैसे जा रहे हो, आप क्या करो सिर्फ काम काम काम, आप सिर्फ काम करो, कोई भी फालतू की बात है मत करो, आपकी तबीयत खराब भी है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब इस तरह का इन्वायरमेंट होता है,
इस तरह का अगर मैनेजर का बिहेवियर होगा या आपकी टीम का बिहेवियर होगा तो क्या आप वहाँ पे आप इनोवेटिव फील करोगे, वहाँ आप सेटिस्फाइड फील करोगे? आप नहीं करोगे तो आपकी धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी। और देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती ही किससे? लोगों से बनती है। तो जब इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ही ढंग से काम नहीं करेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है? डूब जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है? इट एनकरेज फॉर्मल बिहेवियर। प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल कल्चर क्या बोलते हैं? फॉर्मल बिहेवियर को एनकरेज करता है। जब इस तरह की कंपनी होगी तो परफॉर्मेंस क्या होगी? आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो कल्चर की वजह से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ? इस तरह से कल्चर की वजह से हुआ, फॉर्मल बिहेवियर की वजह से परफॉर्मेंस आपकी खराब हो सकती है जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो। लेकिन कोई कंपनी ऐसी है जहाँ पे इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कल्चर है, मतलब वहाँ पे क्या होता है? फन फ्राइडे की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे मल्टीपल तरह के गेम्स वगैरह होते हैं, गेम जोन वगैरह बना रखे हैं। मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉइज़ के संग जो है काफ़ी अच्छे से डील करता है, उनकी प्रॉब्लम समझता है। जब उनको लीव चाहिए होती है ज़्यादातर वो दे ही देता है बिना आर्ग्यू किए, बिना फालतू के नाटक किए। तो ऐसे केस में एम्प्लॉई जो है बहुत इन्वॉल्वमेंट फील करता है, पार्टिसिपेटिंग फील करता है और बहुत मोटिवेटेड रहता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वो पार्टिसिपेशन फील करेगा, रिस्क टेकिंग बिहेवियर उसका रहेगा, वो इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह शेयर कर पाएगा। तो ऐसे केस में एम्प्लॉइज़ वगैरह की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो कल्चर के चक्कर में इस तरह से परफॉर्मेंस जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है। एंड लास्ट आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है कि सिर्फ आप फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पे फोकस मत करो, आपको नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। देखो, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि अब जो मार्केट है ना वो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ है ना कि सेलर्स के अकॉर्डिंग चलो। अब आपको अपने कस्टमर को हमेशा बना के रखना पड़ेगा, कस्टमर को खुश रखना पड़ेगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप उनको क्वालिटी का माल दोगे, टाइम पे माल दोगे और उनको क्या करोगे? इनोवेशन, नए नए तरीके, उनको नई नई चीज़ें ला के दोगे। तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो आपका ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या था? हमें ये बताना था कि स्ट्रक्चरल कल्चर स्ट्रेटजी की बेसिस पे कैसे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो वो इस तरीके से आ जाता है। इसको आप याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक था ये। दिखता छोटा है पर है बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कल्चर स्ट्रेटजी ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, किस तरह से इफेक्ट आ जाता है। अब आता है इसमें क्या? कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर क्या बोलता है? अब इसको समझो। देखो, ये क्या बोलता है कि आपके बिजनेस स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। जैसे देखो, मैंने भी आपको मैकिन्से 7S में स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो कितनी तरह के स्ट्रक्चर हैं। पहले तो क्या होता था? या तो सोल प्रोपराइटर होता था या टॉप टू बॉटम अप्रोच। लेकिन अब क्या है? मल्टीपल लेवल के स्ट्रक्चर आ चुके हैं। मतलब बिजनेस जो है काफ़ी चेंज होता जा रहा है। बिजनेस काफ़ी चेंज होता जा रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बिजनेस में स्ट्रक्चर्स भी चेंज होते जा रहे हैं। कोई किसी के संग मर्ज कर रहा है, कोई किसी के संग मिलकर कुछ कर रहा है। तो इस तरह से जो है बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, जिसका क्लियर इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? बिजनेस स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। तो आपका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है? कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द आउटकम ऑफ चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? आपका कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता जा रहा है? कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जिसका मेन इंपैक्ट कहाँ पे पड़ता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने पे, परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट सिस्टम पे, परफॉर्मेंस को मैनेज करने पे इफेक्ट पड़ता है, अदर एक्सपेक्ट्स पे भी पड़ता है। अब लेकिन इसमें क्या होता है? जैसे देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था यूनिलेवर का। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यूनिलेवर का। अब यूनिलेवर क्या करता है? 3 तरह के डिपार्टमेंट्स में मर्ज है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। तो यूनिलेवर जो है ना, उसको मतलब नहीं है, उसके पास इतना डेटा नहीं होगा, उसके पास डिटेल डेटा नहीं होगा कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या कॉस्ट एनालिसिस चल रहा है, होम केयर में क्या चल रहा है, फूड्स एंड रेस्टोरेंट पे क्या चल रहा है। ये बेसिकली डिसीजंस लेगा, टॉप लेवल के डिसीजन। इसको मतलब नहीं कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह क्या रख रहे हो, किस तरह से मैनेज कर रहे हो, ये सब आपको ऑपरेटिंग लेवल पे अपना खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर कोर ऑर्गेनाइजेशन डजंट नीड टू हैव डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय देयर बिजनेस पार्टनर। उसको डिटेल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। अब देखो, कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर और कम से हो सकते हैं, इसको समझो। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्या मतलब है? जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे उबर एंड स्पॉटिफाई है, उन्होंने क्या करा था? वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में आए थे। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि उबर के जो यूजर्स हैं उनको क्या मिलेगा? फ्री में स्पॉटिफाई म्यूजिक मिलेगा, जिससे क्या होगा? ड्राइवर्स भी खुश रहेंगे, राइडर्स वगैरह सब खुश रहेंगे। तो उबर और स्पॉटिफाई ने क्या करा? एक एग्रीमेंट करा। अब इस टाइप के एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि बहुत मीडियम लेवल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। कोई आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं, कोई आप एक अलग प्रोडक्ट तो बनाने नहीं जा रहे, आप जस्ट क्या कर रहे हो? थोड़ा सा एग्रीमेंट करके आप कोई सर्विसेज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो। तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर एंटरप्राइज टू अंडरटेक म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग देयर इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब कि देखो, इसमें क्या होगा? उबर को भी बेनिफिट होगा कि उसके ड्राइवर्स वगैरह, राइडर्स वगैरह जो है सब खुश रहेंगे, स्पॉटिफाई का फ्री का म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके एम्प्लॉइज, उसके वर्कर्स वगैरह सब खुश हैं, तो वो भी अल्टीमेट खुश हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। ठीक है, स्पॉटिफाई को क्या बढ़िया होगा कि स्पॉटिफाई की सर्विसेज जो है वो ज़्यादा लोग को जा रही है, स्पॉटिफाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्पॉटिफाई को ये फायदा। तो उसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है और दोनों के पास क्या अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, दोनों को किसी के संग कोई ऐसा डेटा वगैरह शेयर नहीं करना, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे बाउंड है, दोनों के पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, जो जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकता है।
और इसमें क्या होता है, मीडियम स्पीड ऑफ एंटर इनटू द मार्केट, मीडियम होता है, ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी बट एज द एडवांटेज ऑफ लो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ज्यादा आपको कुछ खर्चा नहीं करना। ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेस बाइंडिंग देना जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये जॉइंट वेंचर के कंपैरिजन में लेस कॉम्प्लेक्स और लेस बाइंडिंग होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो अब जॉइंट वेंचर का क्या मतलब होता है, जॉइंट वेंचर का क्या मतलब कि कोई दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या करें, एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस एंटिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट। इसका एग्जांपल समझो, जैसे देखो एक है मारुति उद्योग एंड एक है सुजुकी मोटर्स, ठीक है। मारुति उद्योग एंड सुजुकी मोटर्स ये क्या करते हैं, ये मिलकर एक कार बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या, मारुति सुजुकी, ठीक है। ये कार बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है, मारुति सुजुकी। तो दोनों एंटरप्राइजेस, दो एंटरप्राइज मिलकर क्या करिए, एक सिंगल प्रोजेक्ट बना रही है, एक सिंगल प्रोजेक्ट बना रही है, उसको क्या हम बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। ये हो गया जॉइंट वेंचर। तो ये इसमें क्या होता है, मीडियम अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होता है, ये अपने प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करते हैं, कॉस्ट रिसोर्सेज वगैरह सब शेयर करते हैं एग्रीड रेशियो पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेटेजिक अलायंस। फिर आता है मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल का क्या मतलब है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मल्टीपल कंट्रीज में जो है सब्सिडरीज हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसकी ब्रांचेस वगैरह हैं, जैसे जेनपेक है, जेनपेक की मल्टीनेशनल कंपनी है, एक्सेंचर है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इनके देखो मल्टीपल कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं, जेनपेक यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी कई जगह है। तो ये क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो विच हैज अ सब्सिडरी और ऑपरेशन इन मल्टीपल कंट्रीज। तो इनका बिजनेस स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि देखो किस तरह से अकाउंटिंग वगैरह करेंगे, इनको कितनी दिक्कतें होती होंगी। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो ना, जैसे मान के चलो आप कस्टमर हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीपल सेलर जो है ना वो अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके बैठे हैं, कहाँ पे, अमेजोन पे। तो अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन पहले तो कनेक्शन बनाता है किससे, सेलर से, मल्टीपल सेलर्स उसकी साइट पे रजिस्टर्ड होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपनी डिलीवरी देते हैं, अपनी सर्विस वगैरह देते हैं किसको, कस्टमर्स को। तो बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अमेजोन। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। तो अमेजोन क्या करे, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है कि पहले वो सेलर से डीलिंग करता है, फिर वो कस्टमर से डीलिंग करता है। तो नेटवर्क ऑफ एंटरप्राइज विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसने क्या करा, अमेजोन ने कनेक्ट कर दिया सेलर को कस्टमर से अपनी ऐप के थ्रू बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर। इसके लिए बोलते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इतने सारे सेलर्स को मैनेज करना, फिर कस्टमर्स को मैनेज करना अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब लास्ट आता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, कोर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करें डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको और बाकी के लोग जो है यूज कर रहे हैं। जैसे ब्रिटिश टेलीकॉम वगैरह हो गए, वो क्या करें, अपने फाइबर्स वगैरह को डेवलप करते रहते हैं, जो कि यूके वगैरह को जो है अच्छी अच्छी सर्विसेज देते रहते हैं। इस तरह से वो अपने आप को डेवलप करके बाकियों को क्या करते हैं, अच्छी अच्छी सर्विसेज वगैरह देते हैं। कोर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड यूज बाय ऑल इट्स बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, बाय इट्स ऑल पार्टनर्स, ये होता है। तो ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर। फिर आता है फीचर्स। फीचर्स का क्या मतलब है, क्या क्या फीचर होते हैं इसमें, डाइल्यूटेड कंट्रोल होता है, कंट्रोल बटा हुआ होता है, सबके ऑब्जेक्टिव शेयर्ड होते हैं, सारे जो है रिसोर्सेज को हम पूल करते हैं, सबके अपने अपने रिसोर्सेज सबको यूज किया जाता है मिक्स करके, वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड इंटरेस्ट, डाइवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर इज नॉट इजीली आइडेंटिफेबल। ये सारे आपके क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। लेकिन इसकी अगर फीचर्स हैं तो लिमिटेशंस भी होंगे। अब लिमिटेशंस क्या क्या है कि डिसएग्रीमेंट ऑन ऑब्जेक्टिव। देखो जैसे क्या है, मैंने बताया शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। तो कोई बोलेगा कि यार मैं इस चीज़ पे एग्री हूँ, कोई बोलेगा मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ। तो डिसएग्रीमेंट होगा किस पे, ऑब्जेक्टिव पे। ट्रस्ट की कमी होगी क्योंकि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं है, आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मान के चलो जेनपेक यूएसए है, वहाँ पे कभी छुट्टी, थैंक यू वीक में छुट्टी होती है, जेनपेक इंडिया में उस टाइम पे छुट्टी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अपने कोई थैंक यू का कोई समझता ही नहीं है, क्या कुछ फॉर्मेलिटी समझते हैं, तो अपने यहाँ कुछ बनता ही नहीं है ऐसा। तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं, छुट्टियों के ऊपर दिक्कतें हो जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, यूएसए के बेसिस पर करोगे या इंडिया के बेसिस पर करोगे, वो दिक्कत हो जाती है। लैक ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आप एक अल्टीमेट कॉमन गोल पे नहीं आ पाते हो, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर में। तो ये था आपका क्या पूरा कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर। मैंने मीनिंग समझाया, टाइप्स समझाया, आपको फीचर्स और लिमिटेशंस बताए। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका क्या एक्शन या रिएक्शन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्शन या रिएक्शन रहता है, वो कैसे अपने आप में वर्कआउट करते हैं उस तरह के लिए। उसके लिए हमें 3 फैक्टर्स इसमें बेसिकली बताए। सबसे पहले बताया अकाउंटेबिलिटी। देखो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप अकाउंटेबिलिटी की बात सुनते हो ना, अकाउंटेबिलिटी की बात सुनते हो
तो हमेशा आपके दिमाग में नंबर्स वगैरह चलते होंगे, पर जैसे जिन्होंने बिग फोर वगैरह से आर्टिकलशिप करी हुई है ना, या फिर कभी आगे बिग फोर में वगैरह में काम करोगे बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो आपको पता लगेगा कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मतलब फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह में खेलना नहीं होता, मतलब सिर्फ फाइनेंशियल से अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी में भी दो चीज़ें छुपी होती हैं, एक होता है टीओसी, एक होता है टीओडी। अब ये क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, और एक आता है क्या, अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग। ठीक है, एक आता है क्या, अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग। तो दो चीज़ें होती हैं। तो जब आप आगे काम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक होता है टीओसी और एक होता है टीओडी। देखो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग है, मतलब आपके फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह पे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, जो एनालिसिस कर रहे हो, वो कितना रिलायबल है और कितना स्ट्रांग है, वो डिपेंड करेगा कि आपका कंट्रोल कैसा है। मतलब मान के चलो आपका कंट्रोल ही खराब है, तो क्या आपके नंबर्स वगैरह सही आएंगे, कि वो सही नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी में दो चीज़ आई, एक तो अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग और एक आया अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। पहले मैं आपको अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग समझाती हूँ, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल आपको लिंक कर दूंगी। अब देखो अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग क्या बोलता है कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है, स्पेशली कौन सा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका कितना इफेक्टिव है, वो डिपेंड करेगा कि आपके जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका कितना एसेंशियल है, कि आपका परफॉर्मेंस आप जिस तरीके से मैनेज करते हो, मतलब आपका कंट्रोल जो है कितनी अच्छी से आपने मैनेज किया हुआ है, वो डिपेंड करेगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है। क्योंकि सपोज मान के चलो आपका कंट्रोल वीक है, आपने ऑडिट में कई बार पढ़ा होगा कि कंट्रोल्स वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है, व्हाटएवर, कि आपके कंट्रोल्स जो है वीक हैं, तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम क्या हो गया, वो भी खराब हो गया, क्योंकि आपके क्या होंगे, फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह जो है मिसलीडिंग होंगे, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके कंट्रोल्स खराब हैं तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम भी क्या हो गया, वीक हो गया, वो इफेक्टिव नहीं रहा। तो इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन व्हाट एसेंशियल फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अकाउंटेबिलिटी भी जो है दो तरीके की बताई हुई है, क्या, एक तो हार्ड अकाउंटेबिलिटी और एक सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी। हार्ड अकाउंटेबिलिटी क्या बोलता है, जहाँ पे फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हो, कि फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह एनालिसिस वगैरह ये सारा करते हो। सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी क्या बोलता है कि आपको गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने ह्यूमन वैल्यूज कितनी इन्वॉल्व करी, मतलब आपने कितने लोग जो, मतलब बेसिकली लोगों ने कितना टाइम दिया, कितने एफर्ट्स दिए, उन सब के बारे में जजमेंट किया जाता है। तो ये होता है सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन इनपुट्स इन सिस्टम फॉर इंप्लीमेंटिंग गोल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या बोलता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, हैव ए इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अकाउंटेबिलिटी विच लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या कि आपके कंट्रोल्स जो है ना, उनका स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव कर पाएगी। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर कंट्रोल्स ही वीक हैं तो क्या होगा, उसका अकाउंटिंग सिस्टम भी बेकार हो जाएगा, उसके नंबर्स वगैरह सारे गलत है, आप उस पर रिलाई ही नहीं कर सकते, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी खराब, मतलब डूब भी सकती है। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, जब बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो पहले टीओडी करने से पहले, मतलब ये काम करने से पहले, अकाउंटिंग करने से पहले वो क्या करती हैं, टीओसी करती हैं। वो देखती हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर एक्टिविटी पे, हर लेवल पर जो है, जैसे परचेज की एक्टिविटी है, सेल्स की एक्टिविटी, सब पे बेसिकली चेक किया जाता है कि कंट्रोल्स कैसे हैं। कंट्रोल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आईसीएफआर, जिन्होंने की उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा हेक्टिक होती है वो। फिर अब देखो, अब आपको 4 तरीके के इसमें कंट्रोल्स बताए हुए हैं, क्या क्या, अब इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू इस तरह से बनता है, इसलिए मैंने 1 लाइनर्स डाले हैं। क्या क्या, बिहेवियर कंट्रोल, इट एंश्योर डिजायर्ड एक्शन टेकन प्लेस। इसका क्या मतलब है कि सपोज आपने है ना कंट्रोल लगा रखा है कि जब भी आप एंटर हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पंचिंग करना है, तभी आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी। लेकिन लोग देख रहे हो, लोग ऐसे हैं और एम्प्लॉयज ऐसे कर रहे हैं कि वो पंचिंग नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है बाद में सिस्टम में अपडेट कर देंगे, बोल देंगे कि रह गया था ये और वो। तो इसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है, कि वो हो सकता है कभी आए नहीं और बाद में पंचिंग वगैरह कर रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको डिजायर्ड एक्शन लेना चाहिए, कि नहीं आपको बोला है पंचिंग करना है तो उस वक्त ही आप करो, अदरवाइज आपकी पूरे दिन की एब्सेंस मानी जाएगी। तो ये होता है बिहेवियर कंट्रोल, एंश्योर डिजायर्ड एक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। पर्सनल कंट्रोल क्या होता है कि पर्सन विद अप्रोप्रिएट स्किल इज प्रोवाइडेड, कि जिस तरह की अप्रोप्रिएट स्किल चाहिए थी उसी अकॉर्डिंग उसमें पर्सन में है कि नहीं। मतलब जैसे देखो, मैं कोई रिसोर्सेज में क्या होता है, पीपल वगैरह में हायर करते हैं, ठीक है, तो पीपल जो है ना मेरे उस अकॉर्डिंग होने चाहिए जिस अकॉर्डिंग मेरे को स्किल्स रिक्वायर्ड है। जैसे मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, तो अगर मुझे मार्केटिंग का बंदा चाहिए ना, तो उस पर वो मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर लूँगी। तो पर्सन विद अप्रोप्रिएट स्किल इज प्रोवाइडेड, ठीक है। कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल का क्या मतलब है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है आप अपने एम्प्लॉइज को दो, मतलब कंड्यूसिव का क्या मतलब, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दो, जहाँ पे वो आराम से बात कर पाएं, मतलब बात के इन सेंस कि अपने अपनी बात रख पाएं सबके आगे, अपने आइडिया शेयर कर पाएं और पार्टिसिपेटिंग फील करें। ऐसा नहीं कि वो मतलब ये बोले कि यार हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमारे को तो कोई कंसिडर ही नहीं करता, इस तरह से फील ना करें। रिपोर्टिंग कंट्रोल का क्या मतलब है कि आप क्या करो, रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द परफॉर्मेंस, आप इन्फॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट करो जो कि आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताए, उस तरह से आप करो। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल इन सब के बारे में बताता है, जिसमें 4 कंट्रोल जो है एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पे डायरेक्ट एमसीक्यू बन जाता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मेजर।
देखो पहला मैंने आपको बताया बिहेवियरल एस्पेक्ट में अकाउंटेबिलिटी, अब आता है परफॉर्मेंस मेजर। अब ये क्या होता है, इसमें मैंने लिखा इट एक्ट एज ए स्टिमुली। स्टिमुली का क्या मतलब है, इसको समझना। स्टिमुली का मतलब है कि आपका बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा, और इसका भी मतलब क्या हो गया, आपका बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होने वाला है, और आप किस तरह से जो है अपने आप को ढाल पाओगे, मतलब किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, उसके बारे में बताते हैं क्या परफॉर्मेंस मेजर। इसका मतलब क्या है, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मानो कि कंपनी होती है ना, उनमें आपको देखो किस तरह से पागल बनाया जाता है, थोड़ा समझाती हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको बोला जाता है कि पूरी साल आप जैसा परफॉर्म करोगे और आपका बिहेवियर वगैरह जैसा रहेगा उसके बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉई किस तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया इन्होंने कि आप अपना बिहेवियर वगैरह अच्छा रखो, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट रखो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। इन्होंने इस तरह से बोल दिया। पर एक्चुअल में मैं बताऊँ तो कंपनीज वगैरह में सब नाटक होता है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किसको मिलेगा, जो मैनेजर के आगे पीछे ज़्यादा डोलेगा, उसकी आओ भगत ज़्यादा करेगा, मैनेजर उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट देगा, और बाकी कोई कितना ही अच्छा काम कर ले मैनेजर उसमें कमी निकाल के उसको कम ही कर देगा, क्योंकि उसने क्या करा, मैनेजर ने मतलब उस एम्प्लॉय ने मैनेजर की आओ भगत नहीं करी, तो वो भले ही कितना अच्छा काम कर दे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय, वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, जो मैनेजर के आगे पीछे डोलता है वो उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट देगा। पर खैर छोड़िए, तो फालतू की बात है, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स वगैरह चलती है, आप सबको पता है, इसको छोड़ो। बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ कि स्टिमुली का क्या मतलब होता है कि आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और आपके को क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो इसमें जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, दैट इज व्हाट गेट मेजर्ड गेट्स डन। जो आपने जैसा काम करो वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो ये क्या करता है, टेक्ट एज ए स्टिमुली, मतलब बेस आपके लिए तैयार करता है। अब देखो परफॉर्मेंस मेजर करने के क्या है, दो बेस इसमें बताए हुए हैं, एक तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और केपीआई। अब इसको ध्यान से समझना। देखो ये जो है ना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और केपीआई काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके मल्टीपल टाइम्स जगह जगह बात की जाती है और इसके मल्टीपल क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, जो सारे मैंने यहाँ पे कवर भी करे हुए हैं। तो एग्जांपल्स मीनिंग सारे क्या एमसीक्यूज ही हैं एक तरह से, तो अच्छे से याद कर लोगे तो आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो देखो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मैंने क्या बताया है कि मैंने क्या बोला, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या है, इट इज अ ट्रू सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मतलब क्या कि अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे आगे रहना है, तो आप क्या यूज करो, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको करना चाहिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक बेस है आपके परफॉर्मेंस मेजर करने का। इसको यूज करके अगर जैसे ही आप इसको यूज करोगे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को यूज करोगे, आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव कर लोगे, प्लस आपको स्ट्रेटेजिक सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेटेजिक सक्सेस मिल जाएगी। अब ये देखो मैंने आपको बोला था, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बेसिकली देखो एक कंपनी है होको, ठीक है। होको की क्या है, आजकल आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनका मेन के एम क्या था, उन्होंने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अपना क्या रखा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि मेरे कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहे। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, नई नई इनोवेशन लाई, नई नई इनोवेटिव आइसक्रीम लॉन्च करी, जैसे मड स्लाइड हो गया, आमची हो गया, इस तरह की आइसक्रीम उन्होंने लॉन्च करी। इससे क्या हुआ, उनके कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। तो उन्होंने क्या करा, अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे आगे बढ़ गए। अब सब जो है होको को जानते हैं, जबकि इतनी मंजूरी कंपनी बैठी हुई है मार्केट में, जैसे अमूल, बॉडीलाल वगैरह, वो इतनी जल्दी मार्केट कैप्चर नहीं कर पाई जिस तरह से होको ने करा। और अब तो कॉम्पिटिटर्स भी उसका प्रोडक्ट कॉपी कर रहे हैं, वो सब अलग बात है। बेसिकली क्या है, आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या बोलते हैं कि आपको अगर कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो उसमें आपको हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में कौन हेल्प करता है, सीएसएफ। प्लस इससे आपको क्या मिलेगी, डायरेक्ट सक्सेस मिल जाएगी। होको को क्या मिला, डायरेक्ट सक्सेस उससे मिल गई, क्योंकि उसका एम क्या था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसका एम था। लेकिन देखो सिर्फ यही नहीं हो सकता, जैसे मान के चलो किसी कंपनी का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है मार्केट अडेप्टेबिलिटी। वो क्या चाहता है कि मार्केट सबसे ज़्यादा मेरे पास आए, मार्केट में जितने ज़्यादा लोग हैं ना सारे मेरे से सामान खरीदें। तो देखो सैमसंग ने क्या करा, सैमसंग ने फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च किया था, ठीक है, लॉन्च किया। तो उसने क्या करा, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करी, एक इनोवेटिव उसने प्रोडक्ट लॉन्च करा, जिससे क्या हुआ, कस्टमर एकदम पागल हो गए, सारे कस्टमर उसके पास चले गए कि फ़ोन लेंगे तो फोल्डिंग फ़ोन ही लेंगे। तो उसने क्या करा, स्ट्रेटेजिक सक्सेस उसको मिली, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उसने अचीव कर लिया। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको क्या हेल्प करता है, इट इज अ ट्रू सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, हेंस कंसीडर एज फंडामेंटल टू स्ट्रेटेजिक सक्सेस। जैसे एग्जांपल मैंने क्या होता है, मार्केट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड मार्केट अडेप्टेबिलिटी, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपने अचीव आपको करना है। अब आपने देखा कि आपको होको में आपने देखा कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका मेन एम है। अब इसमें हेल्प कौन करेगा, केपीआई। केपीआई क्या करेगा कि आपने जो टारगेट ले रखा है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, वो उसको मेजर करने में हेल्प करेगा। जैसे देखो आपका होको का क्या मीनिंग था कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, पर आप मेजर कैसे करोगे कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, तो उसमें कौन हेल्प करता है, केपीआई। मतलब सीएसएफ का टारगेट मेजर कौन होता है, केपीआई। तो केपीआई में मैंने लिखा भी है, दीज आर द टारगेट मेजर ऑफ सीएसएफ, कि आपने सीएसएफ में जो सोचा उसको मेजर कौन करेगा, करने में कौन हेल्प करेगा, केपीआई करेगा। अब जैसे होको के केस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन था, तो कैसे आप मेजर करोगे, तो केपीआई में आप क्या करो, आप देखो अपने इंडिकेटर्स बना लो, कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना लो, कि लाइक
कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट क्या है, कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है, रिपीटिंग कस्टमर्स कितने हैं, और सेल्स रिटर्न वगैरह ज़्यादा तो नहीं हो रही है। इस तरह से आप जो है मेजर कर सकते हो अपने CSF को। तो KPI क्या होता है, टारगेट मेजर ऑफ CSF, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, टारगेट मेजर ऑफ CSF KPI को, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, कलेक्शन ऑफ 95% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विद इन 60 डेज ऑफ सेल। इसका मतलब क्या कि सपोज आपको आपका CSF है कि आपको डेटर एजिंग कम करनी है, तो आपका KPI क्या हो सकता है, मेजर कैसे करोगे कि डेटर एजिंग कम हुई कि नहीं हुई। आपका जो है 95% अकाउंट रिसीवेबल का जो रुपया है ना आपको कलेक्ट हो गया विद इन 60 डेज ऑफ सेल, सेल के 60 दिन के अंदर अंदर आपको कलेक्ट हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, KPI आपका बन गया। इस तरह से आप कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ, CSF और KPI एक दूसरे से लिंक होते हैं। CSF में आप क्या करते हो, आप सोचते हो आपको ये काम करना है और उसके लिए आप कोशिश करते हो, आप अचीव करने की कोशिश करते हो, तो ये बेसिकली आपको सक्सेस भी दिलाता है और आपको अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे आगे बढ़ने में हेल्प भी करता है। लेकिन KPI क्या करता है, KPI आपने जो सोचा है ना, जो आप कर रहे हो उसको मेजर करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये हो गया क्या, KPI, बस, ठीक है। अब एक याद रखना एक चीज़ कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस है ना, वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है, तो उसमें कौन कौन से 4 मेजर्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। तो वो क्या बताया मैंने, इसको याद रखना किससे, पाइस से। पाइस में क्या है, P से प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, I से इनोवेशन मेजर, C से कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड E से एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड टाइम मेजर्स। पाइस मैंने बताए हुए हैं कि इन चारों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में आप जो है अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। तो इन अ वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस आपको कौन कौन से मेजर्स यूज करने चाहिए परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, पाइस, प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेशन, क्वालिटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड टाइम, एंड C मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस तरह से आप याद रखना। अब लास्ट मैंने बिहेवियरल एस्पेक्ट बताया है आपको, क्या, मैनेजमेंट स्टाइल एंड कल्चर मॉडिफाई बिहेवियर। ये मैंने क्या बताया है कि आपका ओवरऑल कल्चर कंपनी में कैसा है वो अलाइंड होगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। मतलब मान के चलो कि आपने स्ट्रेटजी ले ली कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है, स्ट्रेटजी है सपोज आपकी क्या, कॉस्ट लीडरशिप की, लेकिन अपने मार्केट, अपनी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कल्चर बना दिया कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आप क्या करो, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करो, आप R&D वगैरह पे खर्चा करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो। तो इसके केस में क्या होगा, आप अपने जो गोल है ना, जो स्ट्रेटजी, उससे अल्टीमेट बिल्कुल खत्म हो जाओगे। क्योंकि देखो आपका अल्टीमेट एम क्या था कि आपको कॉस्ट लीडरशिप है, कि आपको कॉस्ट कम करनी है क्वालिटी मेंटेन करते हुए, लेकिन आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कल्चर बना के बैठ गए, तो उसमें कॉस्ट उल्टा और बढ़ती चली गई। तो आपका मैनेजमेंट का स्टाइल या कल्चर मॉडिफाई बिहेवियर उस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो हो वो अलाइन करे किसकी, स्ट्रेटजी के संग, ठीक है। तो देखो ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन आपको बोर नहीं होना, इसलिए मैंने आपको इस तरह के एग्जांपल्स दिए कि आप आराम से इनको लिंक कर पाओ। तो ये हो गया आपका क्या, बिहेवियरल एस्पेक्ट। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा गया कॉर्पोरेट फेलियर। कॉर्पोरेट फेलियर आप समझो, ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसको समझना आपको मजा आएगा। देखो कॉर्पोरेट फेलियर, इसका नाम समझो, कॉर्पोरेट फेल हो रही है, ठीक है। कॉर्पोरेट फेलियर कितनी बड़ी चीज है। देखो रातों रात कोई बिजनेस ठप नहीं होता। कॉर्पोरेट फेलियर में क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझो कि देखो रातों रात जो है ना कोई भी बिजनेस ठप नहीं होता। कॉर्पोरेट का फेल होना बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब कोई बिजनेस ही फेल हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही फेल हो गई, तो ऐसा नहीं कि आज अचानक से कुछ हुआ रातों रात बिजनेस ठप हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही होगी जिसको आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से एक दिन वो प्रॉब्लम बड़ी हो गई और उसकी वजह से आपका कॉर्पोरेट फेलियर हो गया, इसकी वजह से आपका बिजनेस ही पूरा बर्बाद हो चुका है। तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डीप सीटेड शॉर्ट कॉर्पोरेट शॉर्टकमिंग्स, की लंबे समय से चली आ रही कोई प्रॉब्लम थी जिसको कंटिन्यूसली इग्नोर किए जा रहे थे, अब जो भी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज आपकी सिचुएशन आ गई कि आपका बिजनेस ही ठप हो गया, कॉर्पोरेट फेलियर हो गया। अब देखो रीजंस क्या क्या होते हैं कॉर्पोरेट फेलियर के। तो पहला बोला है कि ट्रिगिंग फैक्टर मे और मे नॉट बी द रूट कॉज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर, कि ट्रिगिंग फैक्टर रूट कॉज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ट्रिगिंग फैक्टर का क्या मतलब है, जैसे देखो मैं आपको रिसेंट बताती हूँ कि एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, अभी क्या हुआ है, एयर इंडिया में प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोइंग के एयरप्लेन्स जो है वो खराब थे, इस वजह से प्लेन क्रैश हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे एयर इंडिया, जैसे पूरी उम्मीद थी कि वो इनसे एक्सपेक्टेड था, वो यही बोलेंगे कि पायलट्स की मिस्टेक थी, इस वजह से क्रैश हो गया। तो ये जो क्रैश है ना, ये ट्रिगिंग फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कॉर्पोरेट फेलियर का। मतलब एयर इंडिया कल को बंद हो जाती है, तो ये जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद, जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये ट्रिगिंग फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब जरूरी नहीं है कि इस प्लेन क्रैश के चक्कर में आपकी कॉर्पोरेट फेल हो सकता है इसमें बहुत सारे प्लेन्स जो है काफी ज्यादा खराब हो। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप एकदम सीरियस मत हो जाना कि आप रिसर्च वगैरह करने बैठ जाओ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब एग्जाम्पल चल रहा है आपको समझाने के लिए। तो आप बस इतना याद रखो कि ट्रिगिंग फैक्टर मे और मे नॉट बी द रूट कॉज। डायरेक्ट ये लिख देंगे कि ट्रिगिंग फैक्टर इज द रूट कॉज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर, नो, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह से आपको याद रखना, एयर इंडिया वगैरह आपको कोई स्टोरी याद नहीं रखनी है। अब ये तो क्या है, जनरल रीजन था। अब स्पेसिफिक रीजन क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस, प्रोमिनेंट मतलब एक्सपेक्टेड रीजंस क्या क्या होते हैं कॉर्पोरेट फेलियर के। अब इसको समझना, सबसे क्या है, पहले फेल टू इनोवेट एंड अडेप्ट टू चेंजेस। आपने क्या करा, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट को आप अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। जैसे देखो ये किस में हुआ था, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ था।
जैसे जियो जो है ना जब लॉन्च हुआ था तो उसने फ्री में सबको नेट दिया, फ्री में कॉलिंग वगैरह दी, तो लोग एकदम पागल हो गए, दीवाने हो गए नेट के। तो बाकी की कंपनी जो है, सॉरी बाकी की कंपनीज इसको अडॉप्ट नहीं कर पाई और मार्केट से एकदम खत्म होती चली गई। मतलब उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठप हो गया, कॉर्पोरेट फेलियर हो गया। जैसे एयरसेल है, वोडाफोन जो है वो भी अब ना आइडिया के साथ मर्ज हो गई तो थोड़ी बहुत चल रही है। एयरटेल और जियो जो है वही मेजरली चल रही है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है बुरी तरह बर्बाद हुई है। कितनी सारी कंपनीज थी और कितनी ज़्यादा मोनोपोली वो एक तरह से बनाती थी, सारी जो एक फिक्स प्राइस रख देती थी और इतना महंगा नेट वगैरह देती थी, वो सब अब खत्म हो चुका है। क्योंकि वो सारी कंपनीज क्या है, वो अडेप्ट नहीं कर पाई, इनोवेट नहीं कर पाई और अडेप्ट टू द चेंजेस, उसमें फेल रही। इस वजह से उनका बिजनेस क्या हुआ, खत्म हो गया, बिल्कुल ही बंद हो चुका है। टू मच हॉस्टाइल बिजनेस एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस एनवायरमेंट जो है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो गया, ऑफेंसिव है, जहाँ पे क्या है एम्प्लॉय सेटिस्फाई फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज इरिटेट फील करते हैं, बिल्कुल मोटिवेट नहीं रहते, डिमोटिवेट रहते हैं। ऐसे केस में भी क्या होता है, आपका कॉर्पोरेट फेल हो जाता है, मतलब आपका बिजनेस जो है बर्बाद हो जाता है। ठीक है, टू मैनी चेंजेस या रिस्ट्रिक्शन, मान के चलो आपके बिजनेस में क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो, जैसे हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बार बार अपनी स्ट्रेटजीज बदल रहे हो, बिजनेस बार बार रिस्ट्रक्चर करे जा रहे हो, तो ऐसे केस में एम्प्लॉइज जो है ना वो सेटिस्फाइड फील नहीं करते। और जब इस टाइप के चेंजेस बहुत ज़्यादा 60 से 70% ड्रेस्टिक चेंजेस होने लग जाए ना, तो उस टाइप पे भी बहुत भयंकर ये वो होती है प्रोबेबिलिटी कि बिजनेस जो है फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट फेलियर हो जाता है। फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन, आपके जो बिजनेस में रुपए ना आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किंगफिशर, इसमें आपको एग्जांपल दे देती हूँ क्या, किंगफिशर, सब में एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप एग्जाम्पल ही याद रखने लग जाओगे, ये सब भूल जाओगे। तो इसलिए मैं लिमिटेड एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको टॉपिक्स बस समझ आ जाए। तो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, किंगफिशर क्या करता था कि लोगों से रुपए ले लिए एयरलाइंस के नाम पे, अपने इंप्लॉइज तक को वो सैलरी नहीं देता था और खुद अपनी पार्टी वगैरह एंजॉय करता था। एंड बाद में पॉडकास्ट में बोलते हैं कि दैट आई एम नॉट अ थीफ, येट यू आर, येस यू आर अ थीफ, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है कि आप फंड्स को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो इस वजह से किंगफिशर क्या हुई, बंद ही हो गई। उसके बाद आप कितनी भी सफाई दो, आप सही नहीं होगे। पावर टसल क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है इनएफिशिएंट है, मतलब कंट्रोल सिस्टम वीक थे, अच्छे से कोई मैनेज नहीं करता था, सब अपने अपने जो कर रहे थे, जो जिसको जो करना था वो करा जा रहा था, गलत तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहे थे फंड्स के। तो पावर टसल था, मतलब इनएफिशिएंसी थी मैनेजमेंट में, तो भी क्या हुआ, आपका बिजनेस बंद हो गया। लास्ट आता है फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजी, कि आप स्ट्रेटेजी जो है ना उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है फेल हो गई। जैसे देखो, मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक आता था ब्लॉकबस्टर वीडियो, तो ये क्या करता था, यूएसए की कंपनी थी, ये क्या करता था, यूजुअली रेंट पे अपनी वीडियो कैसेट्स देता था, जिसमें अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ज़्यादा अगर आपने कैसेट रख ली तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो मेन उसका बिजनेस का जो सोर्स ऑफ इनकम था ना, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पेनल्टी था, क्योंकि वो पेनल्टी काफ़ी हाई रखता था, यूएसए की कंपनी थी। लेकिन क्या हुआ कि अब देखो ओटीटी का ज़माना आ गया, तो कैसेट वगैरह तो कोई यूज़ ही नहीं करता, तो ओटीटीज वगैरह पे आ गए। तो उसको दिख भी रहा था, उसको कई बार ऑफर भी दिया था बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म से कि आप हमारा जो है प्रमोट करो, आप हमको जो है सपोर्ट कर दो, तो आपका भी जो है इससे बेनिफिट हो जाएगा, बेसिकली अब आप ऑनलाइन पे मूव हो जाओ। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ब्लॉकबस्टर वीडियो ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज वो कॉर्पोरेट फेलियर में जा चुका है, वो बिजनेस बंद हो चुका है, कंपनी ही बंद होती जा रही है। तो देखो, ये कुछ प्रोमिनेंट रीजंस मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट फेलियर के, जिसमें क्या होता है, आप चेंजेस वगैरह अडॉप्ट नहीं कर पाते, हॉस्टाइल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन होता है, पावर टसल एंड फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी। अब कॉर्पोरेट फेलियर का तो मेनली मीनिंग था और रीजन है। अब कॉर्पोरेट फेलियर क्या होता है, अल्टीमेटली दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिडिक्टिंग कॉर्पोरेट फेलियर, मतलब आप इसमें प्रिडिक्ट करते हो कि आपकी कंपनी जो है बंद हो सकती है, बंद होने जा रही है, बंद होने वाली है। और एक होता है प्रिवेंटिंग, इसमें आप कॉर्पोरेट फेल होने से रोकते हो, प्रिवेंट करते हो, प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर, प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर। राइटिंग में पहुंचाना, बस ऐसे क्विकली लिख रहे हैं, ठीक है। प्रिडिक्टिंग कॉर्पोरेट फेलियर क्या होता है, अब देखो प्रिडिक्टिंग कॉर्पोरेट फेलियर में क्या होता है, आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव दोनों मेजर्स लेते हो, मतलब करेक्टिव एक्शंस भी लेते हो, प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेते हो। आप करेक्शंस भी करना चाहते हो, प्रिवेंटिव भी करना चाहते हो, कि आप रोकना भी चाहते हो, करेक्टिव एक्शन भी लेना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के मॉडल आते हैं। देखो, कॉर्पोरेट फेलियर भी दो तरीके का है, प्रिडिक्टिंग में भी क्या है, दो तरीके के मॉडल्स हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक आएगा क्या, क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है, तो पहले मैं पूरा प्रिडिक्टिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन प्रिवेंटिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्वांटिटेटिव मॉडल क्या बोलता है कि इस मॉडल में या तो आप स्कोर असाइन करोगे या रैंक असाइन करोगे, बेस्ड ऑन व्हाट रेशियोज एंड वैल्यूज। आप बेस्ड ऑन रेशियोज एंड वैल्यूज क्या करोगे, या तो स्कोर असाइन करोगे या वैल्यूज असाइन करोगे, या तो स्कोर या रैंक असाइन करोगे। तो सबसे पहले आता है अल्टमान जेड स्कोर। अल्टमान जेड स्कोर क्या बोलता है कि आपकी फर्म जो है विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी कि वो है ना बैंक्रप्सी में जा सकती है। कि ये क्या करता है, अल्टमान जेड स्कोर पहला दिया हुआ है
इसमें देखो मल्टीपल आपको स्कोर्स दिए होंगे, तो पहले आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेट जेड स्कोर देख रहे हो। तो ये क्या बोलते हैं कि आपकी जो फर्म है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रेडिक्ट करता है कि अल्टीमेट जेड स्कोर की इसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर ही बैंकरप्सी में जा सकती है। तो देखो इसमें भी 3 फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। क्वांटिटेटिव मॉडल में आपको पहला दिया हुआ है कि अल्टीमेट जेड स्कोर, थोड़ा सा चार्ट सा मैं समझा दे रही हूँ आपको। अल्टीमेट जेड स्कोर दिया हुआ है और इसमें भी 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। क्या? पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ठीक है। और एक हो गया क्या, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ये 3 आपको दिए हुए हैं। तो देखो इसमें आपको क्या दिया है, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह दिए ना, इनकी अल्टीमेटली आपको वैल्यूज याद ही करनी पड़ेंगी, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो देखो पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या बोलते हैं कि आप जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1.2x1, 1.4x2, 3.3x3, 0.6x4, 1.0x5। तो देखो ये बेसिकली 5 फैक्टर पे रन करेगा, x1 से लेके x5 तक। अब x1, x2, x3 की वैल्यू क्या होगी, ये सारी मैंने यहाँ दे रखी है। तो इसके बेसिस पे आपका क्या आ जाएगा, जेड स्कोर आ जाएगा। अब इस जेड स्कोर को देखकर आप एनालिसिस कैसे करोगे, तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट टेबल बताई हुई है। और इसमें जो आपको ये डिटेल्स दी हुई है ना, जैसे x1 के लिए वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाई टोटल एसेट, x2 के लिए रिटेन अर्निंग, x3 के लिए EBIT डिवाइड बाई टोटल एसेट, x4 के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई टोटल लायबिलिटी एंड x5 सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेट। ये सारा जो मैंने दिया हुआ है अल्टीमेटली आपको याद ही करना पड़ेगा, और ऊपर की जो वैल्यूज है ना ये भी आपको याद करनी पड़ेंगी। बस इतना सा ही इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है। आगे जी ये जो है बस ये जो स्कोर्स वगैरह ना ये इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, बाकी फुल थ्योरेटिकल था, तो वो तो आपको अल्टीमेटली याद हो ही जाता है 2-3 बार सुन के, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया। तो ये जो वैल्यूज है ना आपको 1-2 बार आप देख लेना, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तरह से सॉर्ट ऑफ न्यू टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखो आप इसको एनालाइज कैसे करोगे। अब सपोज आपका जेड स्कोर अगर लेस देन 1.81 है, आपका कितना आ गया 0.09 आपका आ गया, 1.81 से काफी कम आ गया, तो जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्ट्रेस, मतलब आपके एक डेंजर सिचुएशन में हो, मतलब आपका एक डेंजर सिचुएशन है, आप पॉसिबली बैंकरप्सी की तरफ जल्दी जा सकते हो। तो प्रेडिक्शन क्या होगी ऑर्बिट फेलियर की, ड्यू टू बैंकरप्सी कि इन डेंजर एंड पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी। लेकिन अगर आप 1.81 से 2.99 के बीच में हो, तो आप क्या है बेसिकली ग्रे जोन में हो, आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, अभी आपकी इतनी बुरी हालत नहीं है। लेकिन अगर आपका जेड स्कोर 2.99 से ऊपर है, मतलब सेफ जोन में, फाइनेंशियली साउंड हो, आपको बैंकरप्सी वगैरह कुछ नहीं होने वाली। इस तरह से आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो अभी मैंने आपको किसका बताया, पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का। फिर अब मैं आपको बताती हूँ प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म का। तो देखो पब्लिक और प्राइवेट जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, बस इनकी तो ये कोफिशिएंट जो है, लर्निंग वेट्स जो है ये अलग है, प्लस एक मेजर डिफरेंस क्या है कि x4 में यहाँ पे पब्लिक में आप यूज करते हो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, लेकिन प्राइवेट में आप क्या यूज करोगे, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बाकी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है, फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ये सब जो है अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसमें आप एनालिसिस कैसे करोगे कि अगर लेस देन 1.23 है मतलब डिस्ट्रेस, मतलब डेंजर में हो, पॉसिबली आप बैंकरप्सी की तरफ जा सकते हो। लेकिन 1.23 से 2.99 के बीच में मतलब ग्रे जोन है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। एंड अगर मोर देन 2.99 है मतलब सेफ जोन में, फाइनेंशियली आप साउंड हो। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म और बताया हुआ है, तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए बताया हुआ है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म में आप अल्टीमेट जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें भी आपको 2 चीजें बताई हैं, एक तो आपको डेवलप्ड मार्केट और एक आपको बताया कि इमर्जिंग मार्केट, ये 2 तरीके से आपको बताए हुए हैं। तो देखो ये डेवलप्ड मार्केट और इमर्जिंग मार्केट, ये दोनों जो है 4 फैक्टर पे रन करेंगे, रन्स विद 4 फैक्टर ओनली। क्या मतलब कि x1, x2, x3, x4। ऐसी इमर्जिंग में देखो x1, x2, x3, x4 है, और आगे जो है फिक्स्ड वेट दिया हुआ है 3.25, बाकी सारा सेम है। जबकि प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म और पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म x5 तक रन कर रही थी, मतलब ये दोनों तो 5 फैक्टर पे रन कर रहे थे, लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म से 4 फैक्टर पे रन करेगा। देखो इन पे बेसिक MCQ बन जाते हैं, इसलिए सब मुझे आपको बताना जरूरी है। तो आप इसमें इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि जेड स्कोर आप क्या लोगे, डेवलप्ड मार्केट में 6.56 x1, 3.26 x2, 6.72 x3 एंड प्लस 1.505 x4, और इमर्जिंग मार्केट में यही सारी डेट ले लेना, ये सारे डिटेल प्लस 3.25 जो है फिक्स है उसको ऐड कर देना। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। देखो ये अल्टीमेट जो बनता है ना, उसने कैलकुलेशन अपनी निकाली हुई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली याद करके वैल्यू पुट करनी और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अब आप इसमें एनालाइज क्या करोगे कि लेस देन 1.1 है तो डिस्ट्रेस मतलब डेंजर में हो, 1.1 से 2.6 के बीच में मतलब ग्रे जोन है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, और 2.6 से ऊपर है तो सेफ जोन है, मतलब फाइनेंशियली साउंड हो। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो समझो तो आपको ये सारी जो एक अपने आप से एक समझ लोगे तो आपको बाकी सारे लिंक हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। तो देखो मैंने बताया AS लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, AS लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, इसको समझो। इसमें मैंने कुछ बताया प्राइवेट लिमिटेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कुछ है। सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ये पता लग गया आपको कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। अब AS लिमिटेड लिखा हुआ है तो मतलब कौन सी हो गई, पब्लिक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो आपके सारे फैक्टर्स कौन से लगेंगे,
सारे फैक्टर्स लग जाएंगे आपके कौन से, ये वाले, ये सारे आपके लग जाएंगे, ये सारे आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे, अब इसके लिए डिटेल्स देखो। आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, ठीक है, प्राइवेट होता तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी देते। टोटल एसेट्स दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है। अब बोला क्या है, कैलकुलेट एंड एनालाइज, कैलकुलेट भी करो और एनालाइज भी करो क्या, अल्टीमेट जेड स्कोर। तो मैंने क्या करा, 1.2 पहले वेट लिखा, फिर 4200 डिवाइड बाई 3500, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, वही होता है, ठीक है। फिर x2 की वैल्यू डाली, x3 x4 इन सब की वैल्यू डाल दी मैंने, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाल दी, और मेरा z स्कोर कितना आ गया, 11.097। 11.097 मेरा आया, मतलब मेरा मोर देन 2.99 आया। मेरा इंटरप्रिटेशन क्या बोलता था कि अगर मोर देन 2.99 है तो मैं क्यों फाइनेंशियली साउंड हूँ, तो मेरा तो 11 कुछ आ रहा है, तो मैं तो 2.99 से काफ़ी ऊपर हूँ, तो मेरा क्या फाइनेंशियली साउंड है, मैं किस जोन में हूँ, सेफ जोन में हूँ। इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा, छोटा सा MCQ आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, बहुत ही फ्री के नंबर है, आराम से याद कर लेना। तो AS लिमिटेड मैंने कैलकुलेशन कर दिया, मैं एनालाइज क्या करूँ कि AS लिमिटेड कंसीडर टू बी फाइनेंशियली साउंड सिंस इट इज अ पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग अ जेड स्कोर ऑफ 2.99। जेड स्कोर कितना है, 2.99 है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो था अल्टीमेट जेड स्कोर। क्वांटिटेटिव मॉडल में मैंने आपको पहला कौन सा बता दिया, अल्टीमेट जेड स्कोर। अब नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, PAS, या जिसको टेफलर्स PAS भी बोलते हैं, ठीक है। टेफलर्स एक बंदा है, उसने ये दिया हुआ है, ये क्या बेसिकली परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर है। इसमें आप क्या करते हो, परसेंटाइल फॉर्म में आप निकालते हो 0 से 100 के बीच में, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये जो क्वांटिटेटिव मॉडल है ये स्कोर भी बोलेगा और रैंक भी बोलेगा, आप बेस्ड ऑन रेशियो एंड वैल्यू आप निकालोगे। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, आप जेड स्कोर इस तरह से पहले इसका ले लेना सारा, जो भी इसमें कैलकुलेशन बताई हुई है, 3.2 जिसमें फिक्स रहेगा, 12.18 x1 पर PVIT अपॉन करंट इंडेक्स, 2.50 x2 करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, माइनस 10.68 x3 जो कि करंट लायबिलिटी डिवाइड बाई टोटल एसेट, और x4 आ गया 0.029, ठीक है। उसका कोई क्रेडिट इंटरवल नहीं है। तो अब आप इसमें एनालिसिस क्या करोगे, तो इसमें कोई टेबल नहीं है, इसमें सिर्फ इतना सा बोला है कि अगर नेगेटिव है तो मतलब आप बहुत पोटेंशियल बैंक्रप्सी जो है फेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बैंक्रप्सी में हो, बहुत ज़्यादा बैंक्रप्सी आप फेस कर रहे हो, फेसिंग पोटेंशियल बैंक्रप्सी, ये बताया हुआ है। अब लास्ट बताया एच स्कोर मॉडल। एच स्कोर मॉडल क्या बोले कि परसेंटाइल फॉर्म में कैलकुलेशन होती है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं दी, इसमें जस्ट ये बोला है कि अगर इसका थ्रेशोल्ड 25 है, इसका थ्रेशोल्ड कितना है 25, तो अगर इससे कम जाते हैं तो आपके वार्निंग एरिया में, आपके इसमें वार्निंग एरिया में, और थ्रेशोल्ड क्या है इसका 25 है, ठीक है। तो आपका मान के चलो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि थ्रेशोल्ड स्कोर एच स्कोर में 45 रहता है, तो आप बोलोगे नहीं इसमें रहता है 25, और अगर 25 से कम है तो आप वार्निंग एरिया में, अदरवाइज आप सेफ हो, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली क्या करा, क्वांटिटेटिव मॉडल जो है सारे पढ़ा दिए। अब मैं आपको पढ़ा दी क्वालिटेटिव मॉडल। देखो क्वालिटेटिव मॉडल में सिर्फ एक स्कोर दिया हुआ है, विच इज अर्जेंटीज एज स्कोर। अर्जेंटीज एज स्कोर क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है कि अर्जेंटीज एज स्कोर क्या बोलते हैं कि ये 3 डायमेंशन से बनता है, डिफेक्ट्स, मिस्टेक या सिस्टम ऑफ फेलियर, जिसमें डिफेक्ट्स और मिस्टेक जो होती है ना ये रिलेटेड होती हैं, ये क्या होती है इंटर रिलेटेड, और इसके ओवरऑल थ्रेशोल्ड क्या है 25, ओवरऑल थ्रेशोल्ड कितनी दी हुई है 25। तो देखो आप इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, इसमें 4 सिचुएशन आएगी, क्या कि अगर आपका ग्रुप A, B और C, ग्रुप A क्या हो गया डिफेक्ट्स, ग्रुप B हो गया मिस्टेक, और ग्रुप C हो गया क्या सिस्टम ऑफ फेलियर। तो ग्रुप A मान के चलो 10 है, ठीक है, इसकी थ्रेशोल्ड 10 है, ग्रुप B की थ्रेशोल्ड कितनी है 15, और सिस्टम ऑफ फेलियर की कितनी है 0, तो ओवरऑल कितना आ गया टोटल 25। अगर 25 से ऊपर है, अगर उसका ओवरऑल टोटल 25 से ऊपर है तो क्या होगा, रिस्की होगा, अदरवाइज हेल्दी होगा, मतलब 25 से कम होना चाहिए। अगर ग्रुप A मतलब डिफेक्ट्स जो अगर 10 से ऊपर है तो आपका रिस्की हो जाएगा, ग्रुप B मिस्टेक अगर 15 से ऊपर है तो आपका रिस्की हो जाएगा, सिस्टम ऑफ ट्रबल अगर 0 से 1 भी ऊपर है, थोड़ा सा भी ऊपर है तो क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। तो मैंने 4 सिचुएशन इसमें दी कि अगर इन चारों सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो रिस्की है, अदरवाइज क्या हेल्दी है। मैंने क्या बोला दोबारा से सुन लो, अर्जेंटीज एज स्कोर जो है 3 डायमेंशन या 3 ग्रुप्स की बात करता है, जिसमें आता है ग्रुप्स डिफेक्ट्स, मिस्टेक या सिस्टम और सिम्टम ऑफ ट्रबल या फेलियर। जिसमें डिफेक्ट्स की थ्रेशोल्ड क्या होती है 10, मतलब ग्रुप A की थ्रेशोल्ड हो गई 10 की, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए इसका स्कोर, अगर इससे ऊपर गया तो आप रिस्की हो, अदरवाइज हेल्दी है। एक सिचुएशन ये हो गई। फिर मिस्टेक्स की बोली कि इसकी 15 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो दूसरी सिचुएशन ये हो गई, एंड सिम्टम ऑफ फेलियर जो है 0 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो 3 सिचुएशन ये हो गई। अब चौथी सिचुएशन क्या है कि इनका जो टोटल है मतलब 10, 15 और 0, ठीक है, ये 15 है, 10, 15 और 0, ये क्या है ओवरऑल 25 है, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर इससे ऊपर गया स्कोर तो क्या रिस्की, अदरवाइज क्या हेल्दी है। तो इसके लिए मैंने देखो एक एग्जांपल बताया हुआ है, इसको समझ लेना। मैंने क्या बोला है, मैंने कुछ केसेस दिए हुए हैं, डिफेक्ट्स बोला है जो ग्रुप A है, मिस्टेक का ग्रुप B बताया है, सिस्टम ऑफ ट्रबल C हो गया, एंड ओवरऑल स्कोर एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो इसको समझो, आप क्या करो, आपको जो मैंने अभी भी बताया है ना वो सारा थ्रेशोल्ड क्या एक बार को ऊपर लिख दो। मतलब क्या, डिफेक्ट्स की थ्रेशोल्ड मैंने कितनी बताई 10,
मिस्टेक की हो गई 15, सिस्टम ऑफ फेलियर की 0 एंड ओवरऑल स्कोर की क्या है 25। मतलब अगर कहीं भी कोई भी वैल्यू अगर इससे ऊपर जाती है तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, रिस्की, अदरवाइज रहेगा हेल्दी। तो देखो पहला केस लेते हैं। पहले केस में क्या बोला है कि ग्रुप ए मतलब डिफेक्ट्स हैं 2, मतलब ओवरऑल 10 से कम है तो मतलब ये सही है, थ्रेशोल्ड के अंदर है। मिस्टेक 14 है मतलब 15 से कम है, ये भी थ्रेशोल्ड के अंदर है। सिस्टम ऑफ ट्रबल भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल स्कोर 16 है, 25 से कम है, लेस देन 25 है, तो ये क्या हो गया, हेल्दी हो गया। सेकंड क्या है, डिफेक्ट्स आपके कितने हैं 10, मतलब थ्रेशोल्ड पे। मिस्टेक 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम ऑफ फेलियर 0, तो ओवरऑल कितना हो गया 25, ये भी हो गया हेल्दी। अब आगे समझो, डिफेक्ट्स कितने हैं 10, ये तो थ्रेशोल्ड पे है, मिस्टेक भी थ्रेशोल्ड पे है, लेकिन सिस्टम ऑफ ट्रबल कितने 0 सॉरी 4 है, मतलब 0 से ग्रेटर देन 0 है। ये क्या ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अब यहीं पे क्या हो गए, फेल हो गए, तो ये क्या हो गया आपका, रिस्की हो गया। तो ओवरऑल स्कोर भी आपका क्या है, ज्यादा हो गया। तो आपको ओवरऑल स्कोर तक तो पहुंचना ही नहीं, आपको इसी सिचुएशन में आपको पता लगना चाहिए कि आप रिस्की में पहुंच गए, आप क्या पहुंच गए, रिस्की में। ऐसे फोर्थ केस देखो कि डिफेक्ट्स कितने 15, तो यहीं आप फेल हो गए, आपको आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिफेक्ट्स की थ्रेशोल्ड क्या है 10, तो यहीं से आप क्या हो गए, रिस्की हो गए। ऐसे फिफ्थ केस देखो, डिफेक्ट 0 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिस्टेक जो है 30 हो गई, जबकि मिस्टेक की थ्रेशोल्ड कितनी है 15 है, तो हद से ज्यादा हो गई, डबल ही हो गई, तो अब यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गई, हो गया रिस्की। ऐसे लास्ट केस देखो कि डिफेक्ट 0 है, मिस्टेक भी 0 है, लेकिन ट्रबल जो है वो 4 है, जबकि ट्रबल की थ्रेशोल्ड क्या है 0, फेलियर तो होने ही नहीं चाहिए, आपके सिस्टम और ट्रबल तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया, रिस्की हो गया। इस तरह से आपको ये जज करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर तो बहुत ही इजीली एमसीक्यू बन जा सकते हैं और आराम से आप लर्न भी कर सकते हो, तो इसलिए इसको तो अच्छे से ही कर लेना, इसमें कोई गलती होने के चांस ही नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है ये। अब देखो मैंने आपको 2 मॉडल बताए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसकी कुछ लिमिटेशन या शॉर्टकमिंग्स बताई हुई है, इनको क्विकली देख लेते हैं। तो देखो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव मॉडल फाइनेंशियल नंबर के बेस पे होता है, बेस्ड होता है फाइनेंशियल नंबर पर, जो कि आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। फाइनेंशियल नंबर कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे आप ले क्या रहे हो, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स, रिटेन अर्निंग, ईबीआईटी, बुक वैल्यू, टोटल लायबिलिटी, ये सारे आप ले रहे हो। तो बेसिकली फाइनेंशियल नंबर्स हैं जो कि इजीली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, तो पहली लिमिटेशन तो ये हो गई। फिर क्या बोला है कि शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए बताते हैं, क्योंकि ओनली 2 या 2 साल के लिए बताते हैं, मतलब 2 साल के अंदर अंदर क्या होगा सिर्फ इसके बारे में बताते हैं, लॉन्ग टर्म के हमें सिग्निफाई नहीं करते। और उसके बाद बताया रिड्यूस रिलायबिलिटी बिकॉज ऑफ यूजिंग प्री डिफाइंड वेट, इसका मतलब क्या कि आपके वेट्स जो है पहले असाइन है, देखो आपके वेट्स जो है पहले डिफाइंड है कि आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या वेट्स लेने हैं और प्राइवेट में जैसे 7.17 ये सारा आपको लेना है, तो वेट्स जो है आपके पहले ही असाइंड है, सारे प्री डिफाइंड है। तो इसमें जो रिलायबिलिटी होती है ना वो इतनी नहीं आती, क्योंकि आप इतनी रिलायबल नहीं हो सकते और आपको एक्यूरेसी इतनी नहीं मिलेगी, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। एंड लास्ट में बोला है कि स्कोर इज ओनली स्नैपशॉट, आपको स्कोर आ गया, आपने उसके बेसिस पे जज करके आपने बता दिया, लेकिन आपको सोल्यूशन इसके बारे में पता नहीं लगेगा, ना तो आपको रूट कॉज पता लगेगा, ना आपको सोल्यूशन जो है हाईलाइट होगा, तो ये सब क्या है, इसकी लिमिटेशन है। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट पे बेस करता है। सब्जेक्टिव जजमेंट कैसे, आप कैसे जज करोगे कि क्या चीज़ डिफेक्ट है, क्या मिस्टेक है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया सबसे पहले तो। फिर दूसरा क्या है कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेन इजीली, कि आपको डिफेक्ट्स आपके सिस्टम में क्या क्या हो रहे हैं, मिस्टेक्स क्या क्या हो रही है, सिस्टम ऑफ ट्रबल आप किसको ले रहे हो, ये चीज़ इतनी इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होती है। बताना बोलना ईजी है, लेकिन आइडेंटिफाई करना काफी टफ रहता है, तो इट्स नॉट ऑब्टेन इजीली। एंड रिलायबिलिटी जो इज क्रिटिकल अफेयर, रिलायबिलिटी इस केस में थोड़ी सही रहती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव मॉडल। एंड इसमें भी ये चीज़ क्या है कि इट डज नॉट सजेस्ट सॉल्यूशन, मतलब आपको ये पता चल गया कि कौन सा सिचुएशन हेल्दी है, कौन सी रिस्की है, पर आप इसमें सोल्यूशन क्या है वो आपको भी नहीं पता, तो इसमें ही प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लास्ट इसमें अब आते हैं क्या, प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर। देखो मैंने आपको प्रिडिक्टिंग कॉर्पोरेट फेलियर जो है भी पूरा पढ़ा दिया, जिसमें क्वांटिटेटिव मॉडल भी बता दी, क्वालिटेटिव मॉडल भी बता दी, इनकी लिमिटेशंस भी बता दी। अब लास्ट रह गया छोटा सा टॉपिक है प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर। ये क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट फेलियर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उसके लिए आप क्या करो, करेक्टिव एक्शंस लो, आप क्या करो, अर्ली स्पॉट ऑन वार्निंग्स देखो एंड करेक्टिव एक्शंस लो, मतलब आप क्या करो, पहली वार्निंग्स वगैरह पे फोकस कर लो और उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लो, करेक्टिव एक्शंस क्विकली। करेक्टिव एक्शंस का क्या मतलब है, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी लगाओ, मतलब आप क्या करो, सबसे पहले एक्सटर्नल एडवाइस लो, किससे, टेक्निकल एक्सपर्ट से, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब उसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है हायर करें, ठीक है, और उससे आपको पता लग गया कि आपने प्रॉब्लम ये है, ठीक है, आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना चाहिए, सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर एक्शंस क्या है, लाइक मेजर स्ट्रेटेजिक चेंजेस वगैरह उनको करने चाहिए, अपने ऑपरेशंस वगैरह में चेंजेस करने चाहिए। इससे क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम प्लेस हो जाएगा और आपके जो फर्दर लॉस वगैरह हैं वो रुक जाएंगे। जैसे देखो मैं आपको एयर इंडिया का एग्जांपल देती हूँ कि एयर इंडिया ने, अब देख लो आप उसकी हालत क्या है कि धीरे धीरे उसके सारी प्लेन्स में जो है प्रॉब्लम्स मिल रही है और इतना मेजर क्रैश हो गया जिसमें कितने लोग जल के मर गए, कितनी गंदी मौत हुई है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जिनकी फैमिलीज के लोग गए उन्हें पता है कि उन्होंने क्या खोया है।
तो ये क्या एक अर्ली स्पॉट ऑफ वार्निंग है, उनको एक तरह से वार्निंग सिग्नल मिल चुका है कि आपकी कंपनी जल्दी बंद होने वाली है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये सारे मेजर्स निकालने चाहिए। क्या उनको सबसे पहले टेक्निकल्स वगैरह बैठा के देखना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किधर है। जब उनको प्रॉब्लम पता लग जाए तो उनको सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए और उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट के पायलट्स के ऊपर डालना कि उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आपकी ही गलती थी, आपके सिक्योरिटी चेक्स बहुत खराब हैं। फिर आप एक्शंस लो, क्या मेजर स्ट्रेटेजिक चेंजेस, जैसे अगर मान के चलो हाई लेवल मैनेजमेंट जो है बहुत बेकार है, वो मैनिपुलेशन करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं फंड्स का, तो उनको तुरंत चेंज करो। इस तरह से अपने ऑपरेशंस वगैरह में जो है चेंजेस करो, अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपना और स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड इसके बाद क्या करो, इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बिल्डअप करो जिससे आगे इस तरह के लॉस होने से आप बच जाओ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एयर इंडिया को वो दिन दूर नहीं जब ये जल्दी कॉर्पोरेट फेलियर में काउंट की जाएगी। हम उसको प्रॉपर एग्जाम्पल में आपको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैंने इसके आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स करा दिए, इसमें जो एग्जाम्पल था वो भी आपको बता दिया। तो देखो मैंने इसमें आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक वाइज सारे कंप्लीट कर दिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये, तो इसको अच्छे से कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।